आज की इस वीडियो के अंदर हम लोग रिएक्ट को सीखेंगे। हम लोग रिएक्ट के बेसिक से लेके एडवांस फीचर्स तो को सीखेंगे। लास्ट वीडियो के अंदर हम लोगों ने जावास्क्रिप्ट की वो सारी ट्रेनिंग्स को देखा था जो कि हमें ज़रूरत आएगी रिएक्ट की ट्रेनिंग्स के लिए। तो आज की वीडियो को शुरू करते हैं कि Node.js को डाउनलोड करेंगे। बेसिकली Node.js है क्या? Node.js जावास्क्रिप्ट का एक रन टाइम इन्वायरमेंट है जिसके अंदर जावास्क्रिप्ट के कोड को ब्राउज़र के आउटसाइड पे कंपाइल किया जाता है। तो इसलिए आपके लोकल सिस्टम के अंदर Node.js को डाउनलोड करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। आपका जो भी ऑपरेटिंग सिस्टम है, अगर आप लोग विंडोज़ यूज़र हैं, मैक यूज़र हैं या लिनक्स यूज़र हैं, आप उसके मुताबिक अपने नोड के वर्जन को डाउनलोड कर सकते हैं। सिंपली आपने क्या करना है, आपका जो भी ऑपरेटिंग सिस्टम है आप उसके मुताबिक नोड को डाउनलोड करेंगे और यहाँ पे आप उसको डाउनलोड करके इंस्टॉल कर लेंगे। इसके अंदर हमारे पास नोड के दो वर्जन्स अवेलेबल होते हैं, एक है LTS लॉन्ग टर्म सपोर्ट और एक है करंट। तो हमेशा ट्राई करें कि आप लोग LTS को ही डाउनलोड करें और इंस्टॉल करें। जब आप नोड को सक्सेसफुली डाउनलोड कर लेंगे, अभी मैंने इसको डाउनलोड कर लिया हुआ है, बहुत ही सिंपल स्टेप है, आपने सिंपल डाउनलोड करना है और इसको इंस्टॉल कर लेना है। जैसे ही आप अपने सिस्टम के अंदर नोड को इंस्टॉल कर लेंगे, आपने अपने सिस्टम के टर्मिनल को खोलना है। टर्मिनल को खोलने के बाद आप लोगों ने यहाँ पे node-v करके नोड का वर्जन चेक कर लेना है। यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं कि मेरे पास 14.16.0 वर्जन इंस्टॉल्ड है। हो सकता है जब आप ये वीडियो देख रहे हो तो नोड का कोई अपडेटेड वर्जन अवेलेबल हो। तो नोड का, जैसा कि मैंने आपको पहले बताया कि नोड क्या है, नोड आपके पास जावास्क्रिप्ट का एक रन टाइम इन्वायरमेंट है जिसके अंदर आपकी जावास्क्रिप्ट का कोड एग्जीक्यूट होता है और कंपाइल होता है। तो बेसिकली हम लोगों ने नोड को इंस्टॉल कर लिया। अब हम लोग सबसे पहले देखेंगे कि हम अपने लोकल सिस्टम के अंदर रिएक्ट की, जो कि जावास्क्रिप्ट की एक लाइब्रेरी है, उसको किस तरह से इंस्टॉल करते हैं। तो सबसे पहले अब मेरे पास एक ये डॉक्यूमेंट मौजूद है जिसके अंदर ये मैंने रिएक्ट की वो सारे टॉपिक्स को डिस्कस किया है जो कि हम इस वीडियो के अंदर सीखेंगे। आप यहाँ पे देखें कि हमारे पास रिएक्ट की ट्रेनिंग्स के अंदर रिएक्ट है क्या, रिएक्ट को इंस्टॉल कैसे करते हैं और बहुत सारे टॉपिक्स अवेलेबल हैं। तो सबसे पहले हम लोग ये देखेंगे कि बेसिकली रिएक्ट है क्या। तो यहाँ पे जैसा कि लिखा हुआ है कि रिएक्ट एक ओपन सोर्स जावास्क्रिप्ट की लाइब्रेरी है जिसकी मदद से हम ब्यूटीफुल यूआई इंटरफेसेस को बनाते हैं। अब रिएक्ट जो है वो बेसिकली जावास्क्रिप्ट की एक लाइब्रेरी है। इसकी मदद से हम लोग बहुत ही कोई ब्यूटीफुल इंटरेक्टिव पेजेस बनाते हैं जिसके अंदर डाटा की मैनिपुलेटिंग और डाटा को हम एक पेज से दूसरे पेज के अंदर जो स्विच कर रहे होते हैं हम वो रियल टाइम स्विच कर रहे होते हैं। मतलब हमारा जो पेज है वो रिफ़्रेश नहीं हो रहा होता। अब इसकी एक एग्जांपल है कि जैसा कि आप लोग यहाँ पे देख रहे हैं कि अगर मैं यहाँ पे करंट पे प्रिंट करता हूँ तो ये मेरा पेज रीलोड हुआ है और उस पेज पे गया, और इसी तरह ये वाला पेज रीलोड हुआ है। इसी तरह जब हम यही एप्लीकेशन को जब हम रिएक्ट में बनाएंगे तो आप लोग एक चीज़ को नोटिस करेंगे कि रिएक्ट के अंदर पेज रिफ्रेश नहीं होता। क्यों? क्योंकि जो रिएक्ट है वो आपकी एक सिंगल पेज एप्लीकेशन है। इसकी वजह से हम लोग रिएक्ट के अंदर जो है वो यूज़र के एक्सपीरियंस को बेहतर करने के लिए हम अपने जो यूआई इंटरफेसेस हैं इसको रिएक्ट में डिज़ाइन करते हैं। तो बेसिकली ये तो होगी रिएक्ट की डेफिनेशन। अब हमारा जो सेकंड टॉपिक है वो है कि हम अपने लोकल सिस्टम के अंदर रिएक्ट को डाउनलोड किस तरह करते हैं। तो इसके लिए आपके पास एक सिंपल सा हल है कि आप यहाँ पे रिएक्ट जेएस की ऑफिशियल डॉक्यूमेंटेशन पे चले जाएं। अब यहाँ पे भी जाके इसकी डॉक्यूमेंटेशन को पढ़ सकते हैं, क्रिएट अ न्यू रिएक्ट ऐप। तो यहाँ पे भी जाके आप लोग को बहुत ही ज़्यादा सिंपल स्टेप्स के अंदर वो बता रहा है कि आप किस तरह से अपने रिएक्ट को इंस्टॉल कर सकते हैं। तो यहाँ पे भी देखिए उसने साफ लिखा हुआ है कि आपको नोड का वर्जन 14 पॉइंट और npm का वर्जन आपकी लोकल मशीन के अंदर होना चाहिए रिएक्ट को इंस्टॉल करने से पहले। तो यहाँ पे हम लोग उसने कमांड दी हुई है npx क्रिएट रिएक्ट ऐप, और आगे जो है वो आपकी ऐप का नेम वो कोई भी हो सकता है। तो हम लोग क्या करेंगे कि इस कमांड को हम अपने टर्मिनल, आप लोगों ने कोई भी यहाँ पे फोल्डर देख लेना, ठीक है। जैसा कि मैं इधर ये मैंने एक प्रोजेक्ट को रिएक्ट की ऐप को डाउनलोड किया हुआ है। आप यहाँ पे जाके अपना टर्मिनल खोलेंगे। टर्मिनल खोलने के बाद उस जगह पे जाके आप लोग लिखेंगे npx क्रिएट रिएक्ट ऐप, और आगे आप अपनी ऐप का नाम दे देंगे। जैसा कि मैंने यहाँ पे अपनी ऐप का नाम रख दिया रिएक्ट ट्यूटोरियल। जैसे ही आप इसके बाद एक एंटर का बटन हिट करेंगे तो आपके सिस्टम के अंदर रिएक्ट की ऐप डाउनलोड हो चुकी होगी। जैसा कि मैंने इसको पहले से ही डाउनलोड कर लिया हुआ है। ये तकरीबन 1 से 2 मिनट लेगी और ये आपकी रिएक्ट ऐप आपके लोकल सिस्टम के अंदर डाउनलोड हो जाएगी। डाउनलोड होने के बाद आप लोग उस फोल्डर के अंदर चले जाएंगे,
ठीक है, उस पर्टिकुलर फोल्डर के अंदर चले जाएंगे। जैसा कि ये मेरा फोल्डर, ये वाली जो ऐप है वो मैंने इस कमांड से बना ली है। अब अगर मैं बेसिकली अब मैं इस टाइम पे इस जगह पे खड़ा हुआ हूँ, ठीक है, इधर से आपने अपनी जो नाम से आप लोगों ने अभी डाउनलोड किया है अपनी ऐप, आप उसको cd डायरेक्ट चेंज डायरेक्टरी करके आप उसका नाम देंगे, ठीक है, तो आप उसके अंदर जा सकते हैं। इसको जब आप उस फोल्डर के अंदर चले जाएंगे तो आप इसको VS कोड के अंदर खोल लेंगे, ठीक है, कोड डॉट करके एक्सटेंशन होती है, या सिंपली आप क्या करेंगे अपना VS कोड खोल के उसके अंदर इस फोल्डर को ड्रैग एंड ड्रॉप कर देंगे। तो दोनों तरीक़ों से आप इसको ओपन कर सकते हैं। तो जैसे ही आप इसको कोड डॉट करेंगे तो आप यहाँ पे देखेंगे कि मेरे पास React की जो ऐप है वो क्या हो गई है, VS कोड के अंदर खुल गई है। इसके बाद हम लोग इसकी जो थर्ड चीज़ थी वो उसको देखेंगे। अच्छा, अब React ऐप को स्टार्ट करने के लिए हमें कौन सी कमांड की ज़रूरत होती है, तो यहाँ पे सिंपली हम npm स्टार्ट लिखते हैं तो हमारी जो React की जो ऐप है वो क्या होती है, स्टार्ट हो जाती है। तो मैं यहाँ पे जाके उस फोल्डर के अंदर लिखूँगा npm स्टार्ट, और आप यहाँ पे देखेंगे कि जो मेरी React की ऐप है वो कंपाइल होने के बाद मेरे ब्राउज़र के अंदर रन हो जाएगी। तो यहाँ पे देखिए आप 3000 के अंदर आपकी जो React की ऐप है बाय डिफ़ॉल्ट रन कर रही होती है। जैसे ही आप इसको 3000 पोर्ट के ऊपर रन करेंगे तो ये आपकी ये वाली स्क्रीन आ जानी चाहिए, ठीक है। अब यहाँ से हम लोग अपनी React की ट्रेनिंग्स को स्टार्ट करते हैं। और सबसे पहले हम लोग इसके अंदर डॉक्यूमेंट के अंदर देखते हैं कि हमारे पास बेसिकली React का फोल्डर स्ट्रक्चर क्या है। तो React के अंदर सबसे पहले आपकी नोड मॉड्यूल्स की जो हैं वो बहुत सारी फाइल्स होंगी। नोड मॉड्यूल्स को आप सिंपली समझ लीजिए कि React को बिल्ड करते वक्त जिन जिन पैकेजेस की मदद से या जिन जिन डिपेंडेंसीज की मदद से React बनी है वो सारी के सारे पैकेजेस या डिपेंडेंसीज हमारी नोड मॉड्यूल्स के पैकेज में वो पैकेज सारे लिखे हैं। उनके डिटेल्ड इन्फॉर्मेशन के वो पैकेज क्या काम करता है वो नोड मॉड्यूल में होते हैं। तो बेसिकली हमारा इस फोल्डर के साथ कोई भी कंसर्न नहीं होता, ना ही हमें इसके बारे में इतनी सोचने की ज़रूरत है। ये हमारे लिए npm, हम आगे जाकर डिस्कस करेंगे, ये हमारे लिए वही जो है npm का पैकेज ही सारी मेंटेन कर रहा होता है। तो React के अंदर हमारा जो नेक्स्ट जो पब्लिक का फोल्डर है, हम इस चीज़ को देखेंगे कि पब्लिक का फोल्डर हमारे लिए क्या काम करता है। बेसिकली पब्लिक फोल्डर का मतलब है ये वो डायरेक्टरी है ऐप की जो कि पब्लिकली अवेलेबल है, ठीक है। इसके अंदर अगर आप आके देखेंगे तो आपके पास एक index.html की फाइल है, ठीक है। आप इसके अंदर आके ये सारा जो कोड है आप इसको रिमूव कर सकते हैं, ठीक है। ये डॉक्यूमेंटेड, यहाँ से भी अगर आप इसको मूव करें तो ये मूव कर सकते हैं। अगर आप यहाँ पे जाके गौर से देखें तो ये बेसिकली एक HTML की बॉयलर प्लेट है, ठीक है। और इसके अंदर हमारी एक डिव लगी हुई है जिसकी आईडी क्या है, रूट। अब React क्या काम करती है, वो इस आईडी को पकड़ के इसके अंदर इस डिव के अंदर सारे का सारा डाटा को रेंडर करती है, जिसकी मदद से बेसिकली हमारे पास HTML का तो पेज एक ही होता है, बट इसके अंदर जावास्क्रिप्ट रियल टाइम जो है ना हमारी HTML को रेंडर कर रही होती है। तो बेसिकली हमारा जो इससे कंसर्न रहेगा वो HTML की फाइल के अंदर, पब्लिक के अंदर HTML का हमारा एक पेज है जिसके अंदर क्या बॉयलर प्लेट है जिसके अंदर हमारी सिर्फ HTML की फाइल है। तो पब्लिक के अंदर हम बेसिकली ये करेंगे। बेसिकली SRC हमारा जो सोर्स है इसके अंदर हम लोग जो हैं वो, ये मैं इसको डिलीट कर रहा हूँ, ये मैंने पहले से बनाया हुआ था ताकि हम इसको बिल्कुल स्क्रैच से देखें। हमारे पास इसके अंदर जो फोल्डर स्ट्रक्चर है उसके अंदर app.css है। app.css के अंदर हमारी जो ऐप है उसकी जितनी भी CSS की फ़ाइल है वो हमारी यहाँ पे लिखी होती है। करंटली मैं इसको भी यहाँ पे ख़त्म कर रहा हूँ क्योंकि हम लोग बिल्कुल स्क्रैच से देखेंगे। app.test को भी आप यहाँ से ख़त्म करना चाहें कर दें। इसके बाद index.css भी ये बेसिकली हमारी CSS की जो फाइल है उसके लिए, इसको भी मैं फ़िलहाल के लिए ख़त्म कर रहा हूँ। अब मैं यहाँ पे जाके देखता हूँ कि बेसिकली इंडेक्स की क्या है। इंडेक्स की जो आपको इस चीज़ का बहुत अच्छे से आइडिया होगा कि बाय डिफ़ॉल्ट हमारी एप्लीकेशन में जो सबसे पहली जो फाइल है वो रन होती है वो इंडेक्स की होती है। मतलब अगर आपने किसी फाइल का पाथ नहीं दिया हुआ कि लाइक अगर आपकी एप्लीकेशन रन हो रही है और आपने उसको नहीं बताया कि कहाँ से जाके कौन सी पहली फाइल से आपने डाटा को रीड करना है, अगर वो डिफाइंड नहीं है तो जो भी इंडेक्स नाम की फाइल होगी वो बाय डिफ़ॉल्ट उसी को पॉइंट कर रहा होगा, ठीक है। इसी तरह यहाँ पे जाके देखें कि आपका ये सिंपल से आपको बॉयलर प्लेट बनी हुई मिल जाती है जब आप इसको इंस्टॉल कर रहे होते हैं। तो यहाँ पे जाके देखेंगे क्या लिख रहा है कि कांस्टेंट रिएक्ट क्रिएट रूट डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट बाय आईडी। अब यहाँ पे ये जो रूट है ये बेसिकली मेरी इस HTML फाइल के अंदर जो डिव का नाम है वो था, ठीक है। इसके अंदर जाके वो इसकी आईडी को गेट कर रहा है और इसकी आईडी के अंदर
हमारा सारे का सारा डायनेमिकली डाटा को जो है वो रेंडर कर रहा है। इसको बेसिकली हम लोग बोलते हैं डॉम। डॉम बेसिकली क्या है कि हमारे लिए रियल टाइम डाटा को जावास्क्रिप्ट के अंदर क्या कर रहा होता है, रेंडर कर रहा होता है, डायनामिकली चेंज कर रहा होता है। हम इसको भी मज़ीद आगे जाके जब प्रैक्टिस कर रहे होंगे तो हम इसको मज़ीद इसके कॉन्सेप्ट्स को अच्छा करेंगे। ठीक है, ये हमने रिएक्ट का फोल्डर स्ट्रक्चर देख लिया। बाकी आपको इन दो फाइल्स के साथ कोई इतनी ज़रूरत नहीं है फ़िलहाल के लिए, या तो आपको इसके अंदर भी कोई इतना इंटरेस्ट नहीं फ़िलहाल के लिए होना चाहिए। तो इसके बाद हमारे पास एक पैकेज डॉट लॉग डॉट जेसन की फ़ाइल होती है और एक पैकेज डॉट जेसन की फ़ाइल होती है। तो सबसे पहले हम लोग देखते हैं कि पैकेज डॉट जेसन की फ़ाइल हमारे लिए क्या काम करती है। बेसिकली पैकेज डॉट जेसन की फ़ाइल हमारे ऐप के अंदर जितने भी एक्सटर्नल पैकेजेस यूज़ हो रहे होते हैं उनको मेंटेन कर रही होती है। जैसा कि यहाँ पे हम लोग रिएक्ट यूज़ कर रहे हैं, रिएक्ट डॉम यूज़ कर रहे हैं, मतलब डिपेंडेंसीज के फोल्डर के अंदर आपकी ऐप जिन जिन चीज़ों से मिलकर बनी हुई है, जो जो एक्सटर्नल पैकेजेस हैं, वो सारी की सारी उसकी लिस्ट है, वो आपको पैकेज डॉट जेसन की फ़ाइल के अंदर मिलेगी। तो आज इंट्रोडक्शन मतलब इसके लिए अभी फ़िलहाल के लिए इतना ही। तो अब हम अपनी इस एप्लीकेशन की मदद से रिएक्ट के कॉन्सेप्ट्स को देखना स्टार्ट करते हैं कि हम रिएक्ट की मदद से क्या क्या चीज़ों को कर सकते हैं। तो हम इसके अंदर थर्ड टॉपिक को आते हैं। रिएक्ट के अंदर बेसिकली हमारे पास हाउ मेनी टाइप्स ऑफ कंपोनेंट्स आर इन रिएक्ट। तो बेसिकली हमारे पास रिएक्ट के अंदर दो टाइप के कंपोनेंट्स होते हैं। एक आपकी क्लास बेस्ड कंपोनेंट्स होते हैं, एक फंक्शनल बेस्ड कंपोनेंट्स होते हैं। तो बेसिकली अब रिएक्ट के पुराने वर्जन्स के अंदर हम लोग क्लास बेस्ड कंपोनेंट्स को यूज़ कर रहे थे, लेकिन अब जो हमारी जो लेटेस्ट मतलब रिएक्ट का जो वर्जन है वो बेसिकली हम लोग उसके अंदर फंक्शनल कंपोनेंट्स को यूज़ करेंगे, और अभी भी हम लोग फंक्शनल कंपोनेंट्स को ही सीखेंगे। सारी की सारी प्रैक्टिसेस हम फंक्शनल कंपोनेंट्स पे ही करेंगे। तो यहाँ पे उसके बाद दूसरा टॉपिक ये होता है कि हम रिएक्ट के अंदर अपनी फाइल को मतलब सेव किस तरह करते हैं। तो आप रिएक्ट के अंदर अपनी फाइल को .js की एक्सटेंशन और JSX की एक्सटेंशन के साथ स्टोर कर सकते हैं। JSX का मतलब है कि जावास्क्रिप्ट प्लस आपकी जो HTML की फाइल है वो मिलके जो है उसको हम अगर सेव करना है तो हम उसको JSX के अंदर स्टोर कर सकते हैं। यहाँ पे उसकी डेफिनेशन भी बेसिकली लिखी होगी। JSX stands for JavaScript XML. JSX allows you to write HTML in React. JSX make it easier to write and add HTML. मतलब बेसिकली हम अपनी HTML को JavaScript के अंदर इंजेक्ट कर रहे होते हैं, तो इसकी मदद से हमारा जो सिंटैक्स है वो काफ़ी ज़्यादा ईजी हो जाता है। तो ये भी हमने देख लिया कि स्टोर किस तरह करना है। अब हमने डॉम का कॉन्सेप्ट भी देख लिया कि डॉम बेसिकली आपका एक जो होता है उसकी मदद से हम डायनेमिकली आपका जो डाटा है उसको इंजेक्ट कर रहे होते हैं, और वो डायनेमिकली डाटा जब आपका डॉम में चेंज होता है तो डॉम आपकी हुक हुई होती है HTML की फाइल के साथ। तो जब HTML की फाइल तो हमारी एक ही है, उसके अंदर जब डाटा हमारा जा रहा होता है तो वो क्या हो रहा होता है कि वो डायनेमिकली चेंज हो रहा होता है। हम एक ही पेज के अंदर मल्टीपल डाटा को देख रहे होते हैं जो कि रिफ्रेश नहीं हो रहा होता। अभी हम यहाँ पे रिएक्ट की प्रैक्टिस को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम लोग अब यहाँ पे जाके इंडेक्स के अंदर app.js के अंदर हम लोग बेसिकली क्या करते हैं, अपनी जो है वो HTML की जो चीज़ों को लिखते हैं। हम इस फाइल को समझते हैं कि बेसिकली ये क्या है। अच्छा, इसके अंदर हम लोगों ने फैट एरो फंक्शन रिएक्ट के अंदर हम लोगों ने देखा था कि जावास्क्रिप्ट की जब हम प्रैक्टिस कर रहे थे कि हमारे पास फैट एरो फंक्शन क्या है। तो बेसिकली हम लोगों ने फैट एरो फंक्शन के अंदर दो चीज़ें देखी थी कि फैट एरो फंक्शन के अंदर एक रिटर्न की स्टेटमेंट होती है। वो रिटर्न की स्टेटमेंट क्या काम करती है कि जो भी फंक्शन के अंदर हमने एक आउटपुट रिटर्न करनी होती है वो उसको क्या कर देती है, आउटपुट के तौर पे शो कर देती है। इसी तरह हम इसको भी सिंपल फैट एरो फंक्शन के अंदर चेंज करेंगे। हम लिखेंगे यहाँ पे कॉन्स्ट ऐप, आप लोगों को सिंटैक्स याद ही होगा, ठीक है। अब मैंने ये एक फैट एरो फंक्शन बना दिया। फैट एरो फंक्शन के अंदर मैंने ऐप लिखा और रिटर्न किया, मैंने यहाँ पे एक डिव को रिटर्न किया। उसके अंदर मैं यहाँ पे लिख देता हूँ एक h1 का टैग लिख देता हूँ, और h1 के टैग के अंदर मैं लिख देता हूँ हेलो। तो बेसिकली ये मेरे पास एक कंपोनेंट बन गया, और मैंने इस कंपोनेंट को जो है वो एक्सपोर्ट कर दिया डिफ़ॉल्ट। जो भी इस कंपोनेंट का नाम था मैंने उसको उस नाम से इसको डिफ़ॉल्ट एक्सपोर्ट कर दिया। तो बेसिकली डिफ़ॉल्ट एक्सपोर्ट का मतलब है कि अगर मैंने इसको डिफ़ॉल्ट एक्सपोर्ट किया है तो मैं इसको जहाँ पे मैंने इसको यूज़ करना है, लेट्स सपोज कि मैंने इसको इंडेक्स की फ़ाइल के अंदर यूज़ करना है, तो मैं इसको किसी भी नाम से गेट कर सकता हूँ, ठीक है, डिफ़ॉल्ट, क्योंकि वो पूरी की फ़ाइल एक्सपोर्ट हो चुकी है और मैं किसी अदर फाइल के अंदर जाके उसको किसी भी नाम से जो है वो इम्पोर्ट कर सकता हूँ। तो बेसिकली मैंने इम्पोर्ट किया
ऐप को फ्रॉम डॉट स्लैश ऐप। अच्छा, यहाँ पे अब ये इस चीज़ को देख लीजिएगा कि डॉट का मतलब है कि वो इस फाइल से बाहर आया, इस फाइल से बाहर आया तो इंडेक्स के अंदर इन इस वाली उसको इन सारी की सारी फाइल्स की एक्सेस मिल गई हुई है। और आगे मैंने स्लैश लगाया, स्लैश का मतलब है कि आगे उसने इस फाइल में जाना है, तो मैंने उसे बता दिया कि ऐप डॉट ऐप में चले जाओ। ठीक है, अब रिएक्ट के अंदर आपको यहाँ पे डॉट जेएस लगाने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं होती, क्योंकि ये बेसिकली जावास्क्रिप्ट की ही फाइल्स है, तो हम यहाँ पे बेसिकली एक्सटेंशंस नहीं लगाते, वो बाय डिफ़ॉल्ट उसको डिटेक्ट कर लेता है कि ये डॉट जेएस की फाइल है। इसी तरह मैंने अपनी ऐप को, अब बेसिकली मैंने अपनी ऐप को जो है वो क्या किया हुआ है, रेंडर किया हुआ है किसके अंदर, इसके अंदर। तो मेरी यहाँ पे ऐप का जो है वो मैं यहाँ पे जिस तरह हम लोग टैग्स लिखते हैं, मैं यहाँ पे लिखूंगा ऐप और यहाँ पे क्लोजिंग टैग के साथ मैं इसको क्या कर दूंगा, क्लोज कर दूंगा। तो ये क्या होगा कि मेरी जो ऐप है वो रेंडर होना स्टार्ट हो जाएगी इंडेक्स की फाइल के अंदर। अब आपने यहाँ पे देखा होगा कि जो मेरी अब हम इसको जो है वो दोबारा से स्टार्ट करते हैं, मेरी एप्लीकेशन जो है वो रन कर रही है। तो जावास्क्रिप्ट के कोड के अंदर जैसे ही आप कोई रियल टाइम रिएक्ट में चेंजेस करते हो तो वो उसको रियल टाइम रेंडर भी कर रहा होता है। तो यहाँ पे जाके आप देखेंगे तो मुझे अब क्या प्रिंट हो रहा है, हेलो। और ये हेलो बेसिकली मैंने कहाँ पे लिखा था, यहाँ पे लिखा था। ठीक है, और ये मेरी जो ऐप है ये रेंडर हो रही है इंडेक्स के अंदर, और इंडेक्स के अंदर जो इंडेक्स की मेरी फाइल है वो बेसिकली हुक हुई हुई है मेरी HTML की फाइल के अंदर। तो अब इस हायरार्की को अगर आप समझें तो ऐप यहाँ पे प्रिंट हो रही है, और ये वाला इसके अंदर जो भी डायनामिकली डॉम के अंदर डाटा है वो बेसिकली हुक हो रहा है रूट के अंदर, और रूट के अंदर जो भी डाटा है वो मैनिपुलेट हो रहा है। ठीक है, तो ये बेसिकली हमारे जो थे वो बिल्कुल माइनर से कॉन्सेप्ट्स थे कि यार ये क्या क्या चीज़ें करती हैं। लेट्स सपोज कि हम लोगों ने देखा कि रिएक्ट की फोल्डर स्ट्रक्चर क्या होता है, ऐप के अंदर हम लोग फैट एरो फंक्शन क्या होता है, उसमें रिटर्न क्या काम करती है। अब इसके अंदर एक बहुत ही कोई ज़रूरी चीज़ है कि बेसिकली हम लोगों ने लास्ट टाइम भी ये चीज़ को नोटिस किया था कि अगर आपने पैरेंथेसिस लगाए हुआ है, पैरेंथेसिस का मतलब होता है कि आपका जो फंक्शन है वो जस्ट एक चीज़ ही रिटर्न करेगा, नॉट मल्टीपल थिंग्स। इस केस के अंदर अगर आप लोग देखें तो मैं सिर्फ इस फंक्शन के अंदर एक डिव को ही रिटर्न कर रहा हूं। तो अब वो डिव के अंदर मल्टीपल चीजें हो सकती हैं, 10 चीजें हो सकती हैं, लेकिन मेन जो है वो एक डिव ही है। बट अगर आप लोग यहाँ पे इस डिव के अंदर मैं एक h1 भी लिख देता हूं तो ये बेसिकली देखें आपको एरर देना स्टार्ट कर दिया इसने। ठीक है, सॉरी, आपको इसने क्या देना स्टार्ट कर दिया है, एरर देना स्टार्ट कर दिया। अब वो एरर क्यों है, क्योंकि पैरेंथेसिस हमसे ये चीज़ एक्सपेक्ट कर रही है कि आप इसके अंदर एक ही मेन चीज़ को रिटर्न कर सकते हो। तो वो हमारी एक डिव थी, जब हम उसके अंदर मल्टीपल HTML कैरेक्टर्स लिखेंगे तो ये हमें इसने क्या देना स्टार्ट कर दिया, एरर देना स्टार्ट कर दिया। इस चीज़ को आप लोगों ने अपने जहन में रखना है। तो इसके लिए हमारे पास दो कॉन्सेप्ट हैं कि हम इसको जो है वो रिएक्ट फ्रेगमेंट के अंदर रैप कर देते हैं इस तरह, और इसके अंदर हम लोग अपनी सारी की सारी जो है वो HTML की जितने भी टैग्स हैं वो मल्टीपल टैग्स को लिख सकते हैं। तो ये आपका कॉन्सेप्ट भी क्लियर हो गया कि हम जब फैट एरो फंक्शन के अंदर चीज़ रिटर्न कर रहे होते हैं जो कि पैरेंथेसिस के अंदर होती है, उसके अंदर हम लोग अगर मल्टीपल जावास्क्रिप्ट लिखनी है तो हम उसको लेकिन रैप करेंगे सिंगल के अंदर, जो कि सिंगल हमारे पास यहाँ पे एक रिएक्ट फ्रेगमेंट है। ठीक है, इसी तरह एक फ्रेगमेंट का कीवर्ड भी है जो कि आप इंपोर्ट कर सकते हैं, बाय डिफ़ॉल्ट रिएक्ट के अंदर ही होता है। जैसा कि इंपोर्ट यहाँ पे जाके आप करली ब्रेसेस के अंदर लिखेंगे फ्रेगमेंट फ्रॉम रिएक्ट। अच्छा, अब यहाँ पे भी आपका जो थोड़ा सा कॉन्सेप्ट है हम इसको इस तरह भी लिख सकते हैं। ठीक है, ये भी फ्रेगमेंट। ये एरर देखते हैं क्या है। चलें इस चीज़ को देखता हूँ मैं क्या है। अभी फ़िलहाल हम इसको जो है ना वो सिंपल ही रखते हैं, और इसको यहाँ पे हम लोग इसको देखते हैं कि ये रिएक्ट फ्रेगमेंट्स बेसिकली ये इसको हम इस चीज़ में रैप कर सकते हैं। ठीक है, अब हम लोग इसके अंदर एक एप्लीकेशन बनाएंगे जिसके अंदर हम यूज़र से कुछ पर्टिकुलर अमाउंट का डाटा ले रहे होंगे, और यूज़र के अंदर उसको सेव भी कर रहे होंगे, उसको डिलीट भी कर सकते होंगे, उसको एडिट भी कर सकते होंगे। तो सबसे पहले हम लोग यहाँ पे अभी हमारा जो है वो हेलो प्रिंट हो रहा है। ठीक है, लोकल होस्ट के अंदर। तो हम सबसे पहले एक यूज़र की इंफॉर्मेशन को का स्ट्रक्चर सोचते हुए हम लोग इसको डिज़ाइन करेंगे, और हम इसका फोल्डर स्ट्रक्चर भी अपने हिसाब से अच्छा रखेंगे ताकि हम उसकी बेस्ट प्रैक्टिसेस को कर सकें। तो हमारा बेसिकली सिनेरियो क्या है कि हमने एक स्टूडेंट का डाटा बनाना है जिसके अंदर हम स्टूडेंट की इंफॉर्मेशन को गेट करेंगे, जैसा कि उसका नेम है, उसका डिपार्टमेंट, उसकी एज है, और उसका
डिपार्टमेंट है, ठीक है। हम इस इंफॉर्मेशन को एडिट भी कर सकते हैं, इस इंफॉर्मेशन को डिलीट भी कर सकते हैं, और इस इंफॉर्मेशन को हम व्यू भी कर सकते हैं। तो सबसे पहले हम लोग इस चीज़ के लिए अपनी जो है वो HTML की मदद से हम लोग इसको डिज़ाइन करेंगे। तो सबसे पहले आप लोगों ने सोर्स के अंदर जाके एक फोल्डर बना लेना है जिसका नाम आपने रख देना है कंपोनेंट्स, ठीक है। अब कंपोनेंट्स बेसिकली आपके क्या हैं? कंपोनेंट्स आपके वो सिंगल एंट्रीज हैं जो कि आपकी इंडिपेंडेंट हैं। आप इसको सिंपल अल्फाज में इस तरह समझ सकते हैं कि कंपोनेंट के अंदर हम लोग वो छोटी छोटी चीज़ें बनाते हैं जो कि हमें पता है कि हमने इनको बार बार यूज़ करना है। लेट्स सपोज कि आप कहते हो कि मेरे पास एक इनपुट फील्ड है और मैंने उसको बार बार यूज़ करना है, तो आप उसका क्या करते हो, रिएक्ट के अंदर एक कंपोनेंट बना लेते हो इनपुट फील्ड का, और आप उसको बार बार क्या करते हो, यूज़ कर लेते हो, ठीक है। अब यहाँ पे बेसिकली हमारे पास एक कंपोनेंट्स है। कंपोनेंट्स का मैंने अभी आपको बताया कि क्या है, ऐसी तमाम चीज़ें जो आपको लग रहा हो कि यार इसको मैं बार बार यूज़ कर सकता हूँ। जैसे एक बटन है, आप बटन को 10 जगह यूज़ करना चाह रहे हो तो आप बटन का एक कंपोनेंट बना लोगे और उसको हम 10 जगह यूज़ कर सकते हैं। हम सारी चीज़ों को देखेंगे अभी कि हम किस तरह यूज़ कर सकते हैं। कंपोनेंट के बाद हमारे पास यहाँ पे आ जाएंगे, सॉरी, कंपोनेंट के बाद आपने एक और फोल्डर यहाँ पे बनाना है। उस फोल्डर का नाम रख देना है आपने पेजेस। पेजेस का मतलब है पेजेस के अंदर हम वो सारे के सारे चीज़ें रखेंगे जो कि हमारी क्या होंगी, एक पूरे का पूरा हमें एक स्ट्रक्चर मतलब नज़र आ रहा होगा। जैसा कि अब कंपोनेंट तो एक सिंगल एंटिटी होगी ना, जैसा कि आपको मैंने कहा कि एक कंपोनेंट हो सकता है इनपुट, एक कंपोनेंट हो सकता है आपका बटन, बट पेजेस क्या हो सकते हैं, पेजेस के अंदर मल्टीपल कंपोनेंट्स को मिला के हम लोग एक अच्छी सी UI को डिज़ाइन कर सकते हैं, ठीक है। तो बेसिकली मैंने यहाँ पे कंपोनेंट बनाया और यहाँ पे मैंने एक पेजेस बनाया। सबसे पहले यहाँ पे मैं एक कंपोनेंट बनाता हूँ। आपने यहाँ पे कैपिटल के साथ नेमिंग कन्वेंशन को यूज़ करना है, और आप लोगों ने ये भी मैंने आपको जावास्क्रिप्ट में बताया था कि हम इसके अंदर जो है वो कैमल केस को यूज़ करते हैं, ठीक है। आप यहाँ पे जाके लिखेंगे input.js की एक फाइल बना लेंगे। सेम एज इट इज़ फैट एरो फंक्शन लिखेंगे, कॉन्स्ट इनपुट, ठीक है, इक्वल टू दिस, ठीक है। और यहाँ पे एक रिटर्न का फंक्शन आ जाएगा जिसके अंदर हमारा एक रिएक्ट फ्रेगमेंट यूज़ हो जाएगा, और हम इस कंपोनेंट को जो है वो एक्सपोर्ट कर देंगे, ठीक है, एक्सपोर्ट डिफ़ॉल्ट, ताकि मैं इसे और भी जगह पे यूज़ कर सकूं, ठीक है, इनपुट, ओके। अब हम इस इनपुट के अंदर अपना इनपुट का टैग लगाएंगे, इनपुट, ठीक है। इसके अंदर टाइप होगी, टाइप आप कहते हैं कि टेक्स्ट, ठीक है। और इसको आप लोगों ने इस तरह करके क्लोजिंग टैग से बंद कर देना है, ठीक है। इसी तरह हम यहाँ पे इसका जो है वो नेम वगैरह भी रख सकते हैं, वो हम बाद में देखेंगे चीज़ें। हमने फिर बेसिकली क्या किया कि मैंने अपना एक इनपुट का जो है वो कंपोनेंट बना लिया। अब यहाँ पे मेरे पेजेस बेसिकली कितने बनेंगे, एक मेरा होगा डाटा को इनपुट करने का पेज होगा जिसके अंदर मैं यूज़र से इन्फॉर्मेशन कर रहा हूँ, एक मेरा होगा व्यू का पेज होगा, ठीक है। अब मेरे पास ये दो पेजेस बनेंगे। तो बेसिकली मैं यहाँ पे पेजेस के अंदर जाके एक पेज बनाता हूँ जिसके अंदर मैं कहता हूँ यू का यूज़र इन्फो, ठीक है, यूज़र इन्फो डॉट JS, ठीक है। अब मैं एक यूज़र की इन्फॉर्मेशन को गेट करने के लिए एक यूज़र इन्फो का पेज बना रहा हूँ, ठीक है। अब इसी तरह सेम एज इट इज़ यहाँ पे जाके आप इस नेम को जो है वो कॉपी भी कर सकते हैं, ठीक है। अब यहाँ पे जाके इसका एक फैट एरो फंक्शन बनाएंगे, कॉन्स्ट, आप ये इसका नेम लिखेंगे, ठीक है। और इसके अंदर भी सेम एज इट इज़ हम लोग रिटर्न लिखेंगे, ठीक है। इसके अंदर हमारा सेम एज इट इज़ जो हम लोगों ने यूज़ किया, और इस कंपोनेंट को भी हम लोग क्या कर देंगे, एक्सपोर्ट डिफ़ॉल्ट, और आगे हम इसका ये नेम दे देंगे, ओके। तो अभी हम लोगों ने क्या किया, हमने एक इनपुट बनाया और हम लोग ये एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि कंपोनेंट्स के अंदर वो सारी चीज़ें होंगी जो कि हमारी बार बार रीयूजेबल होंगी, ठीक है। और पेजेस के अंदर वो हमारी चीज़ें होंगी जो हमारी UI मल्टीपल कंपोनेंट से मिलकर बनेंगी। तो बेसिकली हमारा जो पेजेस है वो रेंडर कहाँ पे हो रहे होंगे, वो बेसिकली रेंडर हो रहा होगा ऐप के अंदर। तो मैं सबसे पहले ऐप के अंदर जाऊँगा, ठीक है। मैं यहाँ पे ऐप के अंदर जाके इम्पोर्ट अपना वो वाली जो पेज है उसको इंपोर्ट कर लूँगा जिसका नाम है यूज़र इन्फो। मैं यहाँ पे लिखूँगा फ्रॉम।
अब यूज़र इन्फो बेसिकली मेरा कहाँ पे है, वो बेसिकली मैं यहाँ पे अगर डॉट लगाऊंगा तो मेरा वो इस फोल्डर से बाहर निकलेगा। अगर मैं स्लैश लगाऊंगा तो मुझे कहाँ पे जाना है, पेजेस में जाना है। ठीक है, ये वी एस कोड आपको बता रहा है। पेजेस के बाद मैंने किस फाइल को यहाँ पे कॉल करना है, यूज़र इन्फो। और अब भी मैं यहाँ पे अगर यूज़र इन्फो को जो है वो HTML के टैग में लिखूंगा, यहाँ पे देखें, यहाँ पे अगर मैं इसको इस टैग में लिखूंगा और ये टैग को क्लोज कर दूंगा तो आप लोग यहाँ पे जाके देखेंगे कि ये वाली जो चीज़ है वो मेरी बेसिकली क्या होगी कि रेंडर होना स्टार्ट हो जाएगी। बट अगर मैं इसको इस पॉइंट के ऊपर जाके देखूंगा तो मुझे यहाँ पे कुछ भी शो नहीं हो रहा। ठीक है, वो कुछ भी शो क्यों नहीं हो रहा, क्योंकि जो मेरा इनपुट कंपोनेंट है जो जिसका नाम input.js है, वो मेरा यूजर का जो पेज है यहाँ पे वो कॉल ही नहीं हो रहा। तो मैं क्या करूंगा कि सबसे पहले अपने कंपोनेंट को अपने पेजेस के अंदर इंपोर्ट करूंगा और उसको उस जगह पे सेट करूंगा। तो यहाँ पे देखें मैं क्या करूंगा, इंपोर्ट, यहाँ पे मैं लिखूंगा इनपुट। तो ये देखिए बाय डिफॉल्ट उसने डिटेक्ट कर लिया कहाँ पे, और मैं इस इनपुट के टैग को यहाँ पे ये कॉल कर दूंगा। अगर आप यहाँ पे अब हायरार्की को देखें तो अगर आप सिंपल, मैं आपको एक दफ़ा दोबारा बता देता हूँ कि मेरा इनपुट का जो कंपोनेंट है जो कि रिएक्ट का एक कंपोनेंट है उसको मैंने कॉल किया पेजेस के अंदर। ठीक है, पेजेस के अंदर वो कॉल हुआ, और जो मेरा पेज है वो मेरा कॉल हो रहा है कहाँ पे, मेरे ऐप के अंदर। और ऐप मेरी इंडेक्स के अंदर कॉल हो रही है, और इंडेक्स के अंदर जो हुक हुआ हुआ है मेरे HTML के पेज के अंदर, तो जिसकी वजह से रेंडर के अंदर वो मेरी HTML के अंदर मुझे डाटा प्रिंट होता नजर आ रहा है। अब अगर आप इस चीज को देखेंगे तो मुझे यहाँ पे एक इनपुट मिल गई है। ठीक है, मैं यहाँ पे टाइप कर सकता हूँ। ठीक हो गया। अब मैं बेसिकली मेरे पास एक इनपुट है। अगर आप यहाँ पे जाके देखिए, मैंने आपको कहा था कि हम लोग अपनी इनपुट को मल्टीपल टाइम यूज कर सकते हैं। तो उसको यूज करने के लिए देखिए, इनपुट का तो कंपोनेंट मेरे पास एक ही है, बट मैं यहाँ पे अगर इनपुट के टैग को 2 दफा लिखूंगा तो वो मेरा क्या इनपुट जो है वो 2 बार प्रिंट होगा। इसका आई कैपिटल आएगा। ठीक है, अब आप यहाँ पे देखेंगे तो मेरा जो इनपुट के मुझे 2 टैग यूज, इसकी वजह से हम लोगों ने कंपोनेंट्स बनाए थे ताकि ऐसे तमाम चीज़ें जिनको हम बार बार यूज़ करना चाहते हैं वो हम लोग बेसिकली या क्या कर सकें, यहाँ पे यूज़ कर सकें। तो नेक्स्ट अब मुझे यहाँ पे बटन भी जाहिर सी बात है चाहिए होगा, तो मैं एक बटन का भी कंपोनेंट बना लेता हूँ, बी यू बटन डॉट जेएस। ठीक है, हम इसको बहुत ही सिंपल तरीके से सीखेंगे। हम यहाँ पे फिर फैटेरो फंक्शन कॉन्स्ट बटन, मेरा फैटेरो फंक्शन, ठीक है, रिटर्न, रिटर्न के अंदर रिएक्ट फ्रेगमेंट। ठीक है, और इसको मैं क्या करूँगा, एक्सपोर्ट कर दूंगा डिफ़ॉल्ट। ठीक है, अब यहाँ पे ये देखें, ये बटन मेरा यहाँ पे कंपोनेंट बन गया और इसको भी मैं पेजेस के अंदर यूज़ करना चाहता हूँ। तो क्या तरीका है, अभी हम लोगों ने लास्ट देखा था, सेम एज इट इज़ हम लोग क्या करेंगे, मैं यहाँ पे सॉरी बटन के अंदर जो है वो उसके HTML के अंदर हम लोग यहाँ पे एक बटन का टैग लगाएंगे, बटन। ठीक है, बटन का टैग क्लोज, और बटन के अंदर हम लिख देंगे सबमिट। ठीक है, अब इस बटन को है वो हम अपने पेजेस के अंदर जाके कॉल करेंगे। मैं यहाँ पे लिखूंगा import बटन। ठीक है, अब import बटन, और यहाँ पे जाके मैं इसके नीचे जो है वो बटन के टैग को क्या कर दूंगा, यहाँ पे जाके मैं बटन को कॉल कर दूंगा। ठीक है, तो अब हम लोग यहाँ पे जाके देखते हैं कि हमारा जो है वो किस तरह से दिख रहा है। अब ये देखें, अब आपके पास एक सबमिट का बटन भी आ गया हुआ। तो बेसिकली हमें 3 फील्ड्स चाहिए, एक हमें उसका नाम चाहिए, उसकी एज चाहिए और उसका डिपार्टमेंट चाहिए। तो हमारे पास 3 इनपुट फील्ड्स होनी चाहिए और एक सबमिट का बटन होना चाहिए। तो मैं यहाँ पे जाके जो है वो
VS कोड खोलूँगा और यहाँ पे मैं अपने जो है वो इनपुट को एक और ऐड कर दूँगा। इसका आई कैपिटल आएगा, ठीक है। अब आप यहाँ पे देखेंगे मेरे पास 3 इनपुट की जो फील्ड हैं वो हैं और एक बटन है। इसके अंदर मैं नेम लूँगा, इसके अंदर जो है वो मैं उसकी इंफॉर्मेशन लूँगा। अब हम इसको CSS की मदद से ब्यूटीफुल कैसे कर सकते हैं, हम लोग उसको देखते हैं। तो बेसिकली हमारे पास यहाँ पे ये 3 चीज़ें आ गई हैं। हम लोग index.css के अंदर जाएंगे और हम यहाँ पे अपनी ग्लोबल CSS को लिख सकते हैं, ठीक है। अब ये ग्लोबल CSS बेसिकली मेरे index.js के अंदर जो है वो इंपोर्ट हो रही है। ये देखें import डॉट स्लैश, तो ये बेसिकली यहाँ पे अब आपको पता है कि ऐप मेरे पास एक सिंगल कंपोनेंट है जिसके अंदर मेरी पूरी की पूरी जितनी भी मेरी फाइल्स बन रही है वो इसके अंदर ही आके कॉल हो रही हैं, जिसकी वजह से जो यहाँ पे CSS हम लिखेंगे वो हमारी जो भी क्लास नेम होगी वो इसके अंदर ऑटोमेटिकली अप्लाई हो जाएगी, ठीक है। और लेट्स सपोज कि मैं यहाँ पे बटन पे क्लिक करता हूँ और बटन को मैं एक क्लास का नाम दे देता हूँ, क्लास। अच्छा, रिएक्ट के अंदर हम लोग यहाँ पे क्लास नेम देते हैं और इसके अंदर हमारा जो क्लास नेम है वो कैमल केस में आता है, ठीक है। आपने इस चीज़ को भी याद रखना है। यहाँ पे क्या होता है, क्लास हम HTML के अंदर सिंपल क्लास लिखते थे, लेकिन रिएक्ट के अंदर हम यहाँ पे लिखते हैं क्लास नेम। और मैं यहाँ पे क्लास नेम दे देता हूँ बटन, ठीक है। आपको इस चीज़ का पता है कि जो क्लास नेम है हम उसको जो है वो डॉट के साथ एक्सेस कर सकते हैं। तो मैं यहाँ पे इंडेक्स की फाइल में जाऊँगा, index.css, और यहाँ पे जाके मैं लिखूँगा डॉट बटन, और यहाँ पे जाके मैं लिख देता हूँ कलर मैं इसका वाइट कर देता हूँ, कलर वाइट, और इसका जो बैकग्राउंड कलर है बैकग्राउंड कलर सॉरी इस तरह आएगा, ठीक है। बैकग्राउंड कलर हम इसको कर देते हैं ये ब्लू है। सॉरी ये कॉमा नहीं आएगा, ये आपका ये आएगा, ठीक है। कॉमा नहीं आएगा आपका, सेमीकॉलन आएगा। आप अपनी HTML के अंदर जाके आप इसको ग्लोबल CSS की मदद से आप अपने जो स्टाइल्स को कंपोनेंट भी कर सकते हैं, स्टाइल्स वगैरह दे सकते हैं। तो बेसिकली हम लोग यहाँ पे अब आप लोगों ने इसको देखना है कि अगर हम बार बार जाके अपनी फाइल के अंदर चेंज कर रहे हैं और उसका बार बार जाके हम ये देख रहे हैं कि यार इसको क्या इम्पैक्ट पड़ रहा है हमारी HTML, तो ये बहुत ज़्यादा हेक्टिक वर्क हो जाएगा। तो इसके लिए आपने क्या करना है, आप लोगों ने अपने ब्राउज़र के पेज के अंदर इंस्पेक्ट को खोल लेना है, ठीक है। यहाँ पे अभी आपका इंस्पेक्ट खुल जाएगा। इंस्पेक्ट के अंदर जाके आप लोगों ने इस वाले टैग पे क्लिक करना है और इसके अंदर जाके आपने अपने सबमिट के बटन पे क्लिक करना है। तो बेसिकली ये आपको बता रहा है कि ये आपका बटन है, ठीक है। और ये इसने आपकी वो वाली क्लास डॉट बटन जो आपने वहाँ पे लिखी थी उसको एक्सेस कर दिया। आप यहाँ पे जा इसकी जो विड्थ है, ठीक है, उसको कर दो 20%, तो देखते हैं क्या इम्पेक्ट पड़ता है। तो देखिए बटन थोड़ा सा बड़ा हो गया। इसी तरह हम लोग यहाँ पे जाके हाइट को मैं इसकी कर देता हूँ 20 पिक्सल, तो देखते हैं क्या इम्पेक्ट पड़ता है। हम इसको जाके और बड़ा कर देते हैं ज़्यादा। ये देखिए यहाँ पे आपको रियल टाइम जो है ना चेंजेस नज़र आ रहे हैं। इसके अलावा हम लोग यहाँ पे इसका डिस्प्ले ब्लॉक कर देंगे।
ठीक है, ताकि ये नेक्स्ट लाइन के अंदर चले। और ये सारी की सारी प्रॉपर्टीज़ को यहाँ से हम लोग कॉपी करेंगे और हम लोग इसको जाके अपने कोड के अंदर जो CSS की फ़ाइल है उसके अंदर जाके पेस्ट कर देंगे। लेट्स से इसके हमारे पास ये वाली फ़ाइल थी, ठीक है, इसके अंदर सारी प्रॉपर्टीज़ को मैंने इस तरह जाके क्या किया, पेस्ट कर दिया। अब इसके बाद क्या है कि हम लोग इसके डिज़ाइन को और बेहतर करने के लिए यहाँ पे हम एक डिव लेंगे, ठीक है, एक डिव लेंगे जिसको हम लोग क्लास नेम देंगे कार्ड का, ठीक है। इस डिव के अंदर एक और डिव लेंगे जिसको हम लोग नाम देंगे डिव लेंगे, और इस डिव को जो है वो क्लास नेम जो है वो हम देंगे कार्ड कंटेंट का, ठीक है। और इस डिव को भी जो है वो बंद कर देंगे और अपना जो सारे का सारा डेटा है वो इसके अंदर क्या करेंगे, रैप कर देंगे। अच्छा, बेसिकली अब हमारे पास यहाँ पे 3 इनपुट की फील्ड्स हैं और एक बटन है। तो इस इनपुट फील्ड्स के अंदर क्या क्या चीज़ें हम लोगों ने स्टोर करवानी है। लेट्स सपोज कि मैं यहाँ पे एक H1 की हेडिंग लेता हूँ। H1 की हेडिंग के अंदर मैं यहाँ पे लिख देता हूँ एंटर यूज़र इंफॉर्मेशन, ठीक है। इन्फॉर्मेशन लिखने के बाद ये जो मेरी फ़र्स्ट इनपुट की फील्ड है इसको मैं H3 के अंदर रैप करता हूँ और यहाँ पे मैं इसको कहता हूँ कि ये इसके अंदर मैं नेम लूँगा, ठीक है। नेम के बाद सेकंड पैरामीटर के अंदर मैं इसकी जो है वो एज लूँगा और थर्ड इनपुट के अंदर मैं इसकी क्या लूँगा, एज, और यहाँ पे जो है मैं इसकी डिपार्टमेंट लूँगा, ठीक है। ओके, अब हमारी जो है वो 3 इनपुट फील्ड हो चुकी हैं और 3 इनपुट फील्ड्स हमारी आप बिल्कुल इस तरह से नज़र आ रही हैं। हम इसको जो है वो मज़ीद जो है वो इसकी स्टाइल करके इसको थोड़ा सा अच्छा बनाएंगे। हम इंडेक्स की फ़ाइल के अंदर जाएंगे, ठीक है। इंडेक्स की फ़ाइल के अंदर जाने के बाद index.css की फ़ाइल के अंदर जाने के बाद मैं यहाँ पे जो है वो बटन को मार्जिन टॉप दूंगा ताकि वो थोड़ा सा जो है वो मार्जिन टॉप मैं इसको 3% दूंगा, ठीक है। अब यहाँ पे अगर आप इसकी आउटपुट को देखेंगे तो ये थोड़ा डाउन आ गया हुआ है, ठीक है। इसका जो है वो बॉर्डर जो साइड्स पे आ रहा है उसको मैं नन कर दूंगा ताकि बॉर्डर ना नज़र आए, ठीक है। और इसके बाद जो है वो मेरी जो यहाँ पे डॉट कार्ड की मैंने एक डिव बनाई थी उस क्लास को मैं एक्सेस करूँगा और उसका जो है वो मैं डिस्प्ले फ्लेक्स कर दूँगा ताकि मैं उसको जो है वो सेंटर कर सकूँ। उसकी जो है वो विड्थ को मैं 50% कर दूँगा, ठीक है। और इसके अंदर जो है वो मार्जिन ऑटो बेसिकली आपका क्या काम था, जब आप किसी भी डिव को फ्लेक्स कर देते हैं और उसकी जो विड्थ है वो आप 50 रख देते हैं या 60 रख देते हैं, तो मार्जिन ऑटो क्या करता है, दोनों साइडों से लेट्स सपोज के दोनों साइडों से इक्वल स्पेसिंग पे जगह छोड़ देता है और वो डिव को सेंट्रलाइज कर देता है। तो बेसिकली यहाँ पे मैं मार्जिन लिखूँगा ऑटो, ठीक है। अब अगर आप देखेंगे जाके तो इसके अभी हमने इस डिव को किया है, तो अभी हम जो इसके अंदर की जो डिव है उसको जब एक्सेस करेंगे तो हम उसकी मदद से क्या करेंगे, इसको सेंट्रलाइज कर देंगे। अब बेसिकली मेरे पास यहाँ पे जो है वो डॉट कार्ट कंटेंट की जो बेसिकली डिव है, अब डॉट कंटेंट की जो डिव है इसका जो है वो बैकग्राउंड कलर मैं ये वाला कर देता हूँ, ठीक है। बैकग्राउंड कलर के अलावा हम यहाँ पे जिसका बॉर्डर रेडियस है उसको मैं कह देता हूँ ये 5 पिक्सल कर लेते हैं, ठीक है। और उसके बाद जो है वो उसकी जो विड्थ है उसको मैं कह देता हूँ 80%। हम देखते हैं क्या इम्पैक्ट पड़ रहा है इसको। तो ये बेसिकली इसको जो है वो कंसोल को मैं डाउन कर लेता हूँ ताकि हमें क्लियरली इस तरह से चीज़ें वगैरह नज़र आए, ठीक है। तो ये बेसिकली ये मुझे इस तरह नज़र आ रहा है। तो अब मेरे पास जो इनपुट फील्ड है मैं उसको जो है वो टारगेट करूँगा। अब इनपुट के अंदर मैं यहाँ पे लिखूँगा इनपुट, ठीक है। इनपुट के अंदर मेरे पास यहाँ पे जो टाइप है वो मेरे पास क्या है, बेसिकली टेक्स्ट टाइप का डाटा है जो मैंने भी उसको डायरेक्ट इनपुट फील्ड को मैं यहाँ पे टारगेट करूँगा। और इनपुट फील्ड को टारगेट करने के बाद यहाँ पे जो है मैं उसकी जो विड्थ है उसको मैं 95% कर देता हूँ। हाइट को जो है वो 25 पिक्सल कर लेते हैं, ठीक है। और इसके बाद जो उसका बॉर्डर रेडियस है, बॉर्डर रेडियस को हम कर देते हैं 5 पिक्सल। अब हम जाकर देखते हैं हमारा जो चीज़ है वो किस तरह से दिख रही है। इसको एक दफ़ा रीलोड कर लें। ओके, हमारी क्लास जो है वो एक्सेस नहीं हो रही,
तो यहाँ पे जो है वो क्लास का नाम जो है वो ये है कार्ट कंटेंट। इसको जो है कॉपी करके हम यहाँ पे इंस्पेक्ट करके देखते हैं कि इसको जो है वो कार्ट की क्लास क्यों नहीं लग रही। यहाँ से आप लोग बेसिकली जाते हैं और यहाँ से आप इसको जो है वो इंस्पेक्ट कर सकते हैं। सॉरी, यहाँ पे ये मिस्टेक, स्पेसेस को ख़त्म करेंगे तो ये बेसिकली मुझे इस तरह से दिखाई देना स्टार्ट हो गया। अब जो ये है ये अभी भी जो है वो मेरा सेंट्रलाइज नहीं है, तो मैं इसको जो है वो बटन को जो है वो मार्जिन लेफ़्ट करता हूँ। ठीक है, मार्जिन लेफ़्ट मैं इसको क्या देता हूँ 35%। अब बटन देखते हैं, बटन मेरा कुछ सेंट्रलाइज आ गया हुआ। ठीक है, अब यहाँ पे जो मेरी डॉट कार्ड की जो क्लास है इसको देखते हैं कि ये अप्लाई हो रही है कि नहीं हो रही। इसको मैंने अगर एक्सेस किया तो ये डॉट कार्ड, इसको जो है वो विड्थ अप्लाई नहीं हो रही, तो जिसकी वजह से ये है वो सेंट्रलाइज नहीं हो रहा। तो हम इसको देखते हैं कि इसको क्यों नहीं एक्सेस हो रही। सॉरी, मैंने खाली 50 लिख दिया, तो मैं यहाँ पे जैसे परसेंटेज डालूंगा तो ये देखें आपको कुछ इस तरह से डाटा नज़र आना स्टार्ट हो जाएगा। ठीक है, अभी बेसिकली हमने एक सिंपल सा डिज़ाइन तैयार कर लिया है, लेकिन जो हमारे मेजर कॉन्सेप्ट्स हैं हमने फ़िलहाल उनको टारगेट करना है कि हमारे मेजर कॉन्सेप्ट इसमें क्या हैं। तो अब यहाँ से जो हमारा कॉन्सेप्ट है वो बेसिकली JSX हो गया, डॉम को हमने देख लिया। अब बेसिकली यहाँ से हमारा प्रॉप्स का काम स्टार्ट होता है। अच्छा, प्रॉप्स को करने से पहले प्रॉप्स बेसिकली क्या है कि प्रॉप्स के डेफिनेशन के अंदर हम आपको बताता हूँ कि बेसिकली प्रॉप्स क्या है कि अगर आप index.js की फ़ाइल के अंदर जाते हैं, ठीक है, तो जो index.js है ये बेसिकली एज अ पेरेंट है। ठीक है, इसके अंदर ये जो ऐप का कंपोनेंट रेंडर हो रहा है वो क्या है, एक चाइल्ड है। ठीक है, ये आपने कॉन्सेप्ट को ज़रा क्लियर कर लेना है कि जो कंपोनेंट जिस कंपोनेंट के अंदर कॉल हो रहा होगा वो उसका पेरेंट होगा, और वो जो कंपोनेंट जिस कंपोनेंट के अंदर कॉल हो रहा होगा वो उसका चाइल्ड होगा। जैसा कि इस कंपोनेंट के अंदर जो इंडेक्स है वो पेरेंट है इस ऐप कंपोनेंट का, और ऐप क्या है, इसका चिल्ड्रन है इस कंपोनेंट का। ठीक है, इसी तरह अगर मैं app.js के अंदर जाता हूँ तो app.js की का जो ये हमारे पास कंपोनेंट है ये पेरेंट है यूज़र इन्फो के कंपोनेंट का। ठीक है, क्या है, ये पेरेंट है, और ये जो यूज़र इन्फो है ये चाइल्ड है app.js का। ये सिंपल सी लॉजिक है। ठीक है, इसी तरह अगर हम यूज़र इन्फो में जाते हैं तो यूज़र इन्फो एक पेरेंट है किन कंपोनेंट्स का, इनपुट का और बटन के दो कंपोनेंट्स का। ठीक है, ये कॉन्सेप्ट आपका क्लियर हो गया। अब हम लोगों ने इसमें ये चीज़ देखनी है कि हम लोग बटन का जो कंपोनेंट है, अब देखो पेरेंट कंपोनेंट के पास कोई डाटा पड़ा हुआ है। लेट्स सपोज कि मैं यहाँ पे अभी फ़िलहाल हम प्रॉप्स को देख रहे हैं। पेरेंट कंपोनेंट के पास लेट्स सपोज कि मैं यहाँ पे कांस्टेंट डेटा कह देता हूँ, और डेटा के अंदर मैं कह देता हूँ दिस इज़ स्कूल। ठीक है, दिस इज़ स्कूल। अब यहाँ पे आपने एक चीज़ गौर से देखनी है कि ये डेटा के अंदर ये जो डेटा पड़ा हुआ है दिस इज़ स्कूल, अब ये बेसिकली किस कंपोनेंट के पास है, ये बेसिकली यूज़र इन्फो के कंपोनेंट के पास है। बट मैं ये डेटा जो है वो इनपुट के कंपोनेंट या बटन के कंपोनेंट को पास करना चाहता हूँ, कि मैं चाहता हूँ कि ये वाला जो मैंने कंपोनेंट बनाया है जो बटन का कंपोनेंट लेट्स सपोज कह देते हैं, ये जो बटन का कंपोनेंट मैंने बनाया है मुझे ये वाला डाटा इस कंपोनेंट में चाहिए। तो बेसिकली मैं इसको डायरेक्टली एक्सेस तो नहीं कर सकता, तो इसके लिए जो तरीकाकार है वो है प्रॉप्स। प्रॉप्स का मतलब क्या है कि जो आपने कंपोनेंट कॉल किया हुआ है, ये जैसा कि ये बटन क्या है, आप इसके अंदर एक वेरिएबल अपनी मर्ज़ी के नाम का डिक्लेयर करते हो। मैंने यहाँ पे इसको कह दिया कि इसका नाम है ABC। ठीक है, ABC के अंदर आप लोग क्या करते हो, ये वाली जो आप करली ब्रेसिस के अंदर आप डेटा पास कर देते हो। अब आप क्या कह रहे हो कि ABC का एक वेरिएबल है, आप वेरिएबल का नाम डाटा भी रख सकते हो, उसमें भी कोई प्रॉब्लम नहीं है। अगर डाटा रखोगे तो की वैल्यू सेम होगी, खैर उसको बाद में डिस्कस करते हैं। अब ABC के वेरिएबल के अंदर आपने क्या रख दिया, डेटा की सारा वैल्यू इसके अंदर स्टोर कर दी। ठीक है, अब ये वाली जो चीज़ है ना ये आपके पास है प्रॉप्स। बेसिकली प्रॉप्स क्या कर रहे हो, आप डेटा पास कर रहे हो उस कंपोनेंट के अंदर जिसको हम क्या कह रहे हैं प्रॉप्स, किस नाम से कर रहे हो, ABC के नाम से कर रहे हो। अब ये कौन सा कंपोनेंट है, बटन का, तो मैं बटन के कंपोनेंट के अंदर जाऊँगा, और फंक्शन के अंदर जब हम कोई चीज़ पास करते थे तो हम उसको रिसीव करते थे। तो मैंने यहाँ पे इसको कह दिया कि ये क्या है, मेरे पास प्रॉप्स हैं। ठीक हो गया, ये क्या है, मेरे पास प्रॉप्स हैं। अब अगर प्रॉप्स इस कंपोनेंट के अंदर एक डिफ़ॉल्ट, मैंने इसको आर्ग्यूमेंट कह दिया कि ये प्रॉप्स है। प्रॉप्स के कीवर्ड के अंदर मेरे पास एक्सेस है .abc की।
लेट्स सपोज कि आपने HTML के अंदर जो है वो जावास्क्रिप्ट लिखनी है, तो आप कर्ली ब्रेसेस के अंदर लिखते हो। आप यहाँ पे लिखोगे प्रॉप्स, आगे लगाओगे डॉट, और किस वेरिएबल के अंदर आपने इसको वैल्यू पास की थी। यहाँ पे अगर आप आकर देखें तो हमारे जो वैल्यू पास की थी वो ABC वेरिएबल के पास अंदर हमारे डाटा पास किया था। तो मैं यहाँ पे जाके सिंपल लिखूँगा ABC। तो अब क्या होगा कि मेरे पेरेंट से, जो पेरेंट मेरा यूज़र इन्फो था, इसके पास कुछ डाटा अवेलेबल था। इसने अब इसका एक चाइल्ड था जो जिसका नाम था बटन। अब बटन को वो डाटा चाहिए था, ठीक है। तो मैंने उसको एक नए वेरिएबल के अंदर वो डाटा पास कर दिया और उसको एक्सेस किस तरह किया, props.abc के नाम से। अब हम लोग अपनी इन्फॉर्मेशन को जाकर देखते हैं। ये देखें, ये इन्फॉर्मेशन यहाँ पे प्रिंट हो चुकी है। बेसिकली ये आपका क्या है, प्रॉप्स के अंदर हम लोग क्या कर रहे हैं, डाटा को पास आउट कर रहे हैं। ठीक हो गया। अब यहाँ पे ये प्रॉप्स को मैंने पास कर दिया। यहाँ पे अभी फ़िलहाल के लिए मैं इसको कमेंट कर रहा हूँ। अब हम लोग अपने यूज़र इन्फो के पेज के अंदर आते हैं, ठीक है। अब यहाँ पे हम लोग इसको ख़त्म कर देते हैं, ठीक है। और यहाँ पे हम लोग अब बेसिकली हमारे पास जो है ना, यहाँ पे हम प्रॉप्स पास करते हैं। अब यहाँ पे अगर मैं इनपुट की फ़ील्ड के अंदर आऊँ ना, तो मैंने यहाँ पे देखें कि आपके पास एक टाइप है जिसका नाम है टेक्स्ट, ठीक है। अब यहाँ पे इसकी टाइप तो टेक्स्ट हो सकती है, बट इसकी टाइप क्या होगी, एज नंबर में होगी, और इसकी टाइप क्या होगी, डिपार्टमेंट होगी। लेकिन मेरी प्रॉब्लम क्या है कि जब मैं इस कंपोनेंट को कॉल कर रहा हूँ, इनपुट का कंपोनेंट को कॉल कर रहा हूँ, तो हर बार जो उसकी टाइप है वो क्या आ रही है, टेक्स्ट आ रही है। लेकिन मैं चाहता हूँ कि मैं इनपुट के कंपोनेंट को, जो अगर मुझे टेक्स्ट टाइप की इनपुट चाहिए तो मैं यहाँ पे एक प्रॉप्स पास करूँ टेक्स्ट का, तो वो टेक्स्ट हो जाए, और उसको एक नेम पास कर दूँ ताकि उस नाम के साथ वो स्टोर हो। जैसा कि आप लोगों को पता है कि यहाँ पे हम लोग जब इनपुट जाते हैं तो हमारे पास एक नेम का कीवर्ड भी मौजूद होता है जिसको नेम कहते हैं, ठीक है। नेम के कीवर्ड के अंदर हम उसका एक नाम दे देते हैं। लेट्स सपोज कि मैंने यहाँ पे कह दिया नेम ही कह देता हूँ, या यहाँ पे मैंने उसको कह दिया एज। तो एज के अंदर मैं इस इनपुट की वैल्यू को गेट कर सकता हूँ, ठीक है। तो अब मुझे ये वाली टाइप भी डायनामिक चाहिए कि जो मैं उसको पास करूँ वो यहाँ पे स्टोर हो, और यहाँ पे एज भी डायनामिक चाहिए। तो बेसिकली आप लोग करेंगे क्या, हम यहाँ पे प्रॉप्स पासिंग का काम करेंगे। अब मैं यहाँ पे इनपुट को कहता हूँ कि जी इस इनपुट की जो टाइप है उसको क्या कर दो, हम यहाँ इसको ऐसे अगर हार्ड कोडेड वैल्यू पास करनी है तो हम इसको कोमास के अंदर पास करते हैं। हम यहाँ पे कहते हैं इसकी जो टाइप है वो टेक्स्ट है, ठीक है। और स्पेस देके इसका जो नेम है उसको कर दो नेम, ठीक है, क्योंकि ये नेम के अंदर नेम है। इसी तरह ये जो मेरे पास सेकंड इनपुट फील्ड है, इसकी जो टाइप है वो मेरे पास उसको कर दो, ठीक है, इसको कर दो नंबर टाइप, ठीक है। और इसका जो नेम है वो कर दो एज, ठीक है। इसी तरह हमारे पास एक थर्ड टाइप है जिसकी जो टाइप होगी वो डेफिनेटली टेक्स्ट ही होगी, सॉरी टेक्स्ट होगी, ठीक है। और इसका जो मैं नेम रखूँगा वो नेम रख देता हूँ मैं, इसका जो नेम है वो डिपार्टमेंट रख देते हैं, डिपार्ट कर देते हैं, ठीक है। अब ये मैंने इसको प्रॉप्स पास कर दिया। मैंने अभी आपको बताया था कि प्रॉप्स पास करने के लिए आप क्या करते हो, एक डायनामिकली वेरिएबल के अंदर एक वैल्यू स्टोर कर देते हो और आप उसको उस कंपोनेंट के अंदर जाके एक्सेस कर सकते हो। तो मुझे यहाँ पे सबसे पहले क्या लिखना पड़ेगा, मैं क्या रिसीव कर रहा हूँ, प्रॉप्स, ठीक है। अब मैं यहाँ पे जाके सिर्फ प्रॉप्स की डायनामिक वैल्यू को पास करूँगा। देखो अब यहाँ पे मैं जाके लिखूँगा प्रॉप्स डॉट टाइप आ जाएगी, ठीक है। इसी तरह यहाँ पे एज की जगह क्या आ जाएगी, नेम की जगह आ जाएगा मेरे पास प्रॉप्स डॉट नेम, ठीक हो गया। अब यहाँ पे देखें, अब यहाँ पे जो कॉन्सेप्ट है वो पहली दफ़ा जब इस कंपोनेंट को कॉल होगा तो उसकी जो इनपुट हमारा ये जो कंपोनेंट के अंदर आएगी, टाइप आएगी टेक्स्ट, और यहाँ पे टाइप आएगी नेम आएगी, ठीक है। सेकंड दफ़ा जब ये कंपोनेंट कॉल होगा तो इसको टाइप नंबर जाएगी और यहाँ पे क्या आएगी, एज। अब यहाँ पे जाके देखेंगे तो आपकी CSS भी थोड़ी ख़राब हो जाएगी, क्योंकि हमने जो CSS की हुई थी वो टाइप टेक्स्ट के लिए की हुई थी। तो यहाँ पे जाके देखें ये नंबर हमारा इस तरह हो गया, ठीक है। अब ये देखें यहाँ पे आप लोग, हम यहाँ पे कोई भी इस तरह की जो कीज़ है, मतलब कोई भी अल्फ़ाबेटिकल चीज़ नहीं लिख सकते, हाँ नंबर लिख सकते हैं, ठीक है। तो बेसिकली हम दोबारा वापस जाएंगे और हम लोग अपनी index.css के अंदर जाके इसको जो है वो फॉर नंबर भी कर देंगे, ठीक है। यहाँ पर जो है मैं जाके लिख दूँगा नंबर। अब देखें ये हमारी बिल्कुल सेम एज इट इज़ बिहेव करने लग गई है। अच्छा, यहाँ पे हम लोगों ने प्रॉप्स को जो है वो बिल्कुल अच्छे से देख लिया है कि प्रॉप्स बेसिकली क्या काम करते हैं हमारे लिए, ठीक हो गया। अब हमने जो नेक्स्ट चीज़ है वो देखनी है कि हमारे पास स्टेट क्या काम करती है।
स्टेट का मतलब है, अब हम यहाँ पे जो है ना हुक्स को देखने जा रहे हैं, क्योंकि हम लोग यहाँ पे जो है इसकी जो वैल्यूज़ है वो डायनामिकली एक्सेस करना चाह रहे हैं। तो मैं app.js के अंदर जाऊँगा, जो कि पेरेंट है, उसके अंदर जाके हम अभी फ़िलहाल के लिए दो स्टेट्स को बहुत अच्छे से समझेंगे। एक हमारी यूज़ स्टेट होगी और एक यूज़ इफ़ेक्ट होगी। तो स्टेट्स बेसिकली क्या हैं कि आपके रिएक्ट के अंदर स्टेट्स क्या काम करती हैं, उसको हम अच्छे से देखते हैं। तो बेसिकली हम यहाँ पे सबसे पहले रिएक्ट की जो सबसे मोस्टली यूज़ होने वाली जो स्टेट है उसको हम बोलते हैं यूज़ स्टेट। तो यूज़ स्टेट को यूज़ करने के लिए आप सबसे पहले इंपोर्ट करेंगे, ठीक है, कर्ली ब्रेसिस के अंदर यहाँ पे लिखेंगे यूज़ एस कैपिटल के साथ यूज़ स्टेट फ्रॉम रिएक्ट। आपने क्या किया, यूज़ स्टेट को आप लोगों ने उसमें से रिएक्ट में से इंस्टॉल कर लिया, ठीक हो गया। अब आप लोग क्या करेंगे, अब यूज़ स्टेट के अंदर ना दो दो वेरिएबल्स होते हैं, और बेसिकली एक वेरिएबल होता है और एक आपका क्या होता है, फंक्शन होता है। अब ये देखें, एक आपके पास है जी, यहाँ पे हमारे पास दो वेरिएबल हैं, एक का नाम जो है वो मैं रख देता हूँ नेम, और सेकंड आर्गुमेंट के सेकंड जो पैरामीटर होता है वो इसके अंदर एक फंक्शन होता है सेट नेम, ठीक है। और इसकी जो है वो आप इसको रख देंगे इक्वल टू यूज़ स्टेट के, और स्टार्टिंग में इसको मैं इसके ब्रैकेट्स के अंदर आप इसकी इनिशियल वैल्यू को एम्प्टी रख सकते हैं। अब इस चीज़ को ज़रा देखिएगा, नेम बेसिकली एक वेरिएबल है, ठीक है, और उस वेरिएबल की जो वैल्यू है वो मैंने क्या रख दी है, एम्प्टी अरे रख दी है, ठीक है। सेट नेम एक फंक्शन है, जब भी मैं सेट नेम को कोई भी नई वैल्यू पास करूँगा तो वो बेसिकली क्या करेगा, वो इस नेम की वैल्यू को अपडेट कर देगा रियल टाइम के अंदर। इसकी एग्जांपल हम लोग इसको देखते हैं कि यार इसकी एग्जांपल क्या है। फिर से मैं आपको बताता हूँ कि यूज स्टेट के अंदर हमारे पास दो चीज़ें होती हैं, एक होता है कांस्टेंट, एक होता है वेरिएबल जिसका नाम है नेम, और एक उसी वेरिएबल को की वैल्यू को अपडेट करने के लिए सेट नेम है, ठीक है, जो एक फंक्शन है, और उसकी जो इनिशियल वैल्यू को अगर हमें डिक्लेयर करना है तो पैरेंथेसिस के अंदर उसको जो है वो एम्प्टी कॉमा से उसको क्या कर सकते हैं, डिक्लेयर कर सकते हैं, ठीक है। अब यहाँ पे हमारे पास तीन किस्म की वैल्यूज़ हैं, नेम, एज और डिपार्टमेंट। तो मैं तीन यूज स्टेट्स बना देता हूँ फ़िलहाल के लिए, ठीक है। तो मैं यहाँ पे तीन स्टेट्स बनाता हूँ, कॉपी किया मैंने, पेस्ट किया, ठीक है, तीन बना ली। एक का नाम आपने रख दिया एज, एक का नाम आपने रख दिया सेट एज। सेट एज को आप जो है इनिशियल वैल्यू कुछ भी ना दें, नल दे सकते हैं, ठीक है। उसके बाद हमारे पास जो है वो एक है डिपार्टमेंट, और सेकंड जो है वो हमारे पास क्या है, सेट डिपार्टमेंट, सेट डिपार्ट। अब ये बेसिकली मेरे पास तीन स्टेट्स बन गया। अब इन तीन जो हमारे पास यूज स्टेट्स की जो हुक्स हैं, मतलब इसके अंदर हम लोग इन तीनों की वैल्यूज़ को स्टोर करेंगे, ठीक है। अब आप इन तीनों को जो है वो हम लोग क्या करेंगे, इन तीनों के पैरामीटर्स को एज अ प्रॉप्स इस कंपोनेंट में पास करेंगे ताकि हम इसकी वैल्यूज़ को एक्सेस कर सकें। तो बेसिकली आप लोग क्या करेंगे यहाँ पे, अब देखें, हम यहाँ पे जाके सेम कीवर्ड रख देते हैं, नेम के अंदर हम लोग नेम को लेके जाना चाहते हैं, ठीक है। इसी तरह एज के अंदर हम लोग एज को लेके जाना चाहते हैं। इसी तरह हमारे पास डिपार्टमेंट के वेरिएबल के अंदर हम लोग डिपार्टमेंट की वेरिएबल को लेके जाना चाहते हैं, ठीक है। तो डिपार्टमेंट के वेरिएबल को लेके आना। इसी तरह हमारे पास जो इनके फंक्शंस हैं जिनकी मदद से हमने इनकी वैल्यूज़ को अपडेट करनी है, हम लोग उसको भी सेम एज इट इज़ नेमिंग कन्वेंशन के साथ लेके जा सकते हैं, ठीक है। सेट एज, ठीक है, उसके बाद सेट डिपार्टमेंट, ठीक हो गया। हमने इन सारी वेरिएबल्स को इन वेरिएबल्स के अंदर स्टोर करके इस किस कंपोनेंट को पास किया, इस कंपोनेंट को पास करती है यूज़र इन्फो के कंपोनेंट के अंदर। अब यहाँ पे अगर मैं जाके कंसोल लिखूँ, कंसोल डॉट लॉग करूँ, तो मैं इनके नेम को जो है वो चेंज करता हूँ। लेट्स सपोज कि मैं यहाँ पे जाके नेम को लिखता हूँ, ठीक है, और ताकि मैं जब इसको चेंज करूँगा तो आपको डायनेमिकली पता लगता रहेगा कि ये इसके अंदर चेंज आ रहा है। अच्छा, अब यहाँ पे देखें कि हम लोगों ने इस पेरेंट के अंदर से इस चाइल्ड को कुछ प्रॉप्स पास किया, तो हम इसको रिसीव कहाँ पे करेंगे, इसके अंदर रिसीव करेंगे, ठीक है। इसके अंदर हम क्या लिखेंगे, प्रॉप्स लिखेंगे। अब इस प्रॉप्स के अंदर जो मैंने यहाँ पे वैल्यू पास की है वो मुझे वो वैल्यूज़ क्या है वो मिल गई हैं। अब मैं इस कंपोनेंट को दो चीज़ें और पास करना चाह रहा हूँ,
बेसिकली वो क्या है कि वो मेरे पास एक तो यहाँ पे जो होगा वो नेम होगा और दूसरा मेरे पास क्या होगा, उसका फंक्शन होगा। ठीक है, यहाँ पे बेसिकली क्या है कि यहाँ पे वो फंक्शन होगा। अब जब भी उस वैल्यू के अंदर वो चीज़ चेंज होके जाएगी तो वो बेसिकली क्या होगी कि मुझे वहाँ पे वो वैल्यू मिल जाएगी। तो लेट्स सपोज कि मैं यूज़र इन्फो में गया, अब मैंने यहाँ पे इसको प्रॉप्स पास करने हैं, इसको जो है वो मैं नेम का प्रॉप्स पास करना चाहता हूँ। ये देखो, अब मैं यहाँ पे लिखूँगा कि ये नेम है, और सॉरी नेम का कीवर्ड मैं पहले से ही ले गया हूँ, तो मैं यहाँ पे इसको किसी और कीवर्ड में इनपुट वैल्यू कर देता हूँ। ठीक है, इनपुट वैल्यू के अंदर जो है वो मैं इसको ले जाता हूँ, सॉरी इसके अंदर इनपुट वैल्यू के अंदर मैं इसको ले जाता हूँ, इसकी जो वैल्यू थी प्रॉप्स डॉट नेम कर देता हूँ। ठीक है, और इसके अंदर जो सेट वैल्यू एक फंक्शन और रख लेता हूँ अपनी मर्ज़ी का। ठीक है, और इसके अंदर जो है वो मैं पास कर देता हूँ प्रॉप्स डॉट सेट नेम। ठीक हो गया। अच्छा, ये वाली जो तीनों प्रॉप्स हैं इनके रिस्पेक्टिव नेम के साथ मैं इन तीनों को जो है वो पास कर देता हूँ। यहाँ पे देखिएगा और इधर देखिएगा, इसको जो है वो मैंने कहा था एज, इसको जो है वो कहा था सेट एज, और इसको हम लोगों ने नाम दिया था डिपार्टमेंट, डिपार्ट। देख लेते हैं हम लोगों ने इसको क्या नेमिंग कन्वेंशन दी थी। डिपार्ट किया था और इसको सेट डिपार्ट, तो इसको भी जो है वो यहाँ पे, ठीक है, इसको भी जो है वो यहाँ पे ये कर लेते हैं। अब हम लोग इसके अंदर जाएंगे। ठीक है, इसकी जो इनिशियल वैल्यू है, आपको पता है कि जो इसकी वैल्यू है उसको हम लोग क्या दे देंगे, जो भी हमारे पास प्रॉप्स डॉट इनिशियल वैल्यू आ रही थी। ठीक है, इसी तरह इसके अंदर अब यहाँ पे देखें, हम लोग यहाँ पे जाके देखते हैं कि हमारे पास बेसिकली क्या है। तो ये देखें, ये मेरे पास आ रही है ट्रू, ये भी आ रही है ट्रू, और हम लोग इसको देखते हैं कि ये ट्रू ट्रू क्यों आ रही है। इनिशियल वैल्यू, यूज़र इन्फो में जाते हैं, यूज़र इन्फो में नेम एज और डिपार्टमेंट, और हम यहाँ पे जाके इसकी वैल्यू को चेंज कर देते हैं। मैं यहाँ पर लिख देता हूँ अब्दुल, और यहाँ पर लिख देता हूँ इंग्लिश। ठीक है, और यहाँ पर जाके इसकी जो मैं वैल्यू को 0 दे देता हूँ, तो देखता हूँ कि क्या वैल्यू प्रिंट कर रहा है। तो ये बेसिकली भी यहाँ पे कुछ प्रिंट नहीं हो रहा। अब हमें यहाँ पे जाके देखने की ज़रूरत है कि हमारा जो प्रॉप्स हैं वो क्या वैल्यू रिटर्न करें। तो मैंने यहाँ पे गया कंसोल डॉट लॉग लिखा, मैं यहाँ पे प्रॉप्स को एज इट इज़ प्रिंट करवाता हूँ कि मेरे पास क्या वैल्यूज आ रही हैं। ठीक है, यहाँ पे जाके हम लोग देखते हैं, इसको रिफ़्रेश कर लें एक दफ़ा। ठीक है, अब यहाँ पे देखें, प्रॉप्स के अंदर मेरे पास वैल्यू आ रही है, प्रॉप्स डॉट नेम के अंदर अब्दुल आ रहा है, प्रॉप्स डॉट डिपार्टमेंट के अंदर इंग्लिश आ रहा है, और ये सारी चीज़ें आ रही हैं। अच्छा सॉरी, मैंने यहाँ पे रखा हुआ वैल्यू को इनपुट वैल्यू, और वहाँ पे मैं इनिशियल वैल्यू से कर रहा हूँ, तो जिसकी वजह से ये गड़बड़ हो रही है। यहाँ पे देखें, हमने जो भी इसको वैल्यूज़ दी हैं वो बेसिकली क्या हुआ है, सेट होके आ गई हैं। ठीक हो गया। अब यहाँ पे ये प्रॉप्स का कॉन्सेप्ट है कि हम लोगों ने पेरेंट्स से चीज़ें पास की और हम इसको चाइल्ड तक लेके आए हैं। ठीक है, चाइल्ड में आके उसकी वैल्यू प्रिंट हो गई। बट अब यहाँ पे एक चीज़ कंसीडर करेंगे, अब आप यहाँ पे कुछ भी टाइप करेंगे ना तो आपको टाइप नहीं करना देगा। ठीक है, वो क्यों, क्योंकि अब मैंने इसको स्टेट के अंदर एक वैल्यू दे दी है। अब मैं यहाँ पे एक अब फंक्शन बनाएंगे हम, जो क्या करेगा, इस वैल्यू को अपडेट करेगा, चेंज करेगा। तो हम फंक्शन बनाएंगे ऑन चेंज का एक फंक्शन होगा। ठीक है, उस फंक्शन के अंदर, सॉरी उस फंक्शन डिक्लेयर करने के लिए हम लोग ये करते हैं, ये हम लोग जावास्क्रिप्ट की वीडियो के अंदर देखा था। ठीक है, इसके अंदर जो है वो मेरे पास एक इवेंट आ रहा है, ई आ रहा है, और अब यहाँ पे हम लोग लिखेंगे प्रॉप्स डॉट सेट
क्या नाम दिया था हम लोग यहाँ पे देख लेते हैं। सेट वैल्यू का एक फंक्शन था जिसके अंदर उसके रिस्पेक्टिव फंक्शंस आ रहे थे। सेट वैल्यू इनपुट में जाएंगे और यहाँ पे लिखेंगे सेट वैल्यू, और इसके अंदर जाके हम लोग वैल्यू रख देंगे ई डॉट टारगेट डॉट वैल्यू। बेसिकली क्या हो रहा है कि जब हम ऑन चेंज का ये जो फंक्शन है ना, तो ये क्या होता है कि जब भी हम यहाँ पे कोई चीज़ टाइप करते हैं ना, तो वो बेसिकली एक इवेंट होता है, उसके अंदर इवेंट हो रहा होता है। इवेंट के अंदर हम लोग टारगेट कर रहे हैं कि उसके अंदर जो वैल्यू टाइप हो रही है ना, वही टाइप हो। अब आप यहाँ पे देखेंगे अगर हम कोई चीज़ टाइप करते हैं तो क्या वो हमें टाइप करने देता है। लेट्स से कि मैं यहाँ पे गया, मैंने यहाँ पे जाके एफ़ लिखा, वो मुझे देखें टाइप करने देगा। अब बेसिकली हो क्या रहा है, हम इस चीज़ को समझते हैं कि ये जो हुक है ये बेसिकली हमारे लिए कर क्या रही है। अब ये हमारे लिए कर क्या रही है कि यहाँ पे देखें अगर नेम के अंदर मैं यहाँ पे जे लिखता हूँ तो ये अपडेट हो रही है। अब इसको हम लोग ज़रा समझते हैं कि ये हो क्या रहा है। बेसिकली ये स्टेट है जो कि नेम है, ठीक है, ये पास हुई इस कंपोनेंट के अंदर, और इस कंपोनेंट ने यही जो वैल्यू है वो इस इनपुट फील्ड को पास कर दी, और हमने इस इनपुट फील्ड की वैल्यू के अंदर वो इनिशियल वैल्यू रख दी, जिसकी वजह से जब मैं इसको रिफ़्रेश कर रहा हूँ तो वो मुझे क्या शो हो रहा है, अब्दुल शो हो रहा है। ठीक हो गया। अब हम जब इसके अंदर एक सेट फंक्शन की बात की थी हमने कि ये फंक्शन क्या काम करता है कि जब भी आप इस फंक्शन को नई वैल्यू देगी तो ये नेम के अंदर वैल्यू को अपडेट करेगा। ठीक हो गया। अब जब मैंने ये फंक्शन भी पास किया, ये फंक्शन सेम इधर पास हुआ था, ठीक है, और इसी तरह ये वाला जो फंक्शन है वो इनपुट के अंदर जाके मैंने इसको क्या किया, स्टोर कर दिया। इनपुट के अंदर जाके हमने उस हर फंक्शन को उसके नेम के साथ स्टोर कर दिया। अब जब भी वैल्यू ऑन चेंज क्या कर रहा है, ये इवेंट है, जो ये फंक्शन है जो कि हमारी इनपुट फील्ड के अंदर जब भी कोई वैल्यू चेंज हो रही होती है ना, तो ये उसको डिटेक्ट कर रहा होता है कि इसमें क्या चेंज आ रहा है। तो मैंने उसे कहा कि जब तुम्हारे अंदर ऑन चेंज चले, ठीक है, तो प्रॉप्स डॉट सेट वैल्यू, जो वैल्यू का मतलब फंक्शन था, यहाँ पे भी मेरे पास पहले नंबर पे क्या आएगा, सेट नेम चल रहा है जो नेम को चेंज कर रहा है, उसकी वैल्यू को तुम अपडेट कर दो। जैसे ही वो वैल्यू अपडेट हो रही है तो मुझे यहाँ पे दिख भी रही है। जैसे कि मैंने यहाँ पे अगर अब्दुल स्पेस रहमान लिखा तो ये देखें ये वैल्यू क्या हो रही है, अपडेट हो रही है, और मुझे यहाँ पे ये प्रिंट हो रही है। बेसिकली अगर तो आप ये कांस्टेंट वेरिएबल वैसे लेते हैं और अगर आप वेरिएबल की वैल्यू को चेंज करते हैं तो क्या होता है कि रिएक्ट के अंदर वो आपका जो कंपोनेंट है वो रेंडर दोबारा नहीं होता। अब इसमें रेंडर क्या काम करता है ये देखें। जब भी आपका ये सेट स्टेट जो हुक है, हुक जब जब भी अपडेट होगी तो क्या होगी कि वो आपकी सारी एप्लीकेशन का जो रेंडर मैकेनिज़्म है ना, वो दोबारा से चलाएगी, और जब वो दोबारा से चलाएगी तो जो नई वैल्यूज़ हैं वो रियल टाइम आपको चेंज होती हुई नज़र आएंगी। ठीक है। क्या मैंने कहा कि जब हम सेट नेम के अंदर एक नई वैल्यू पास करेंगे तो ये वाला फंक्शन दोबारा से अपने आप को चलाएगा, और जब ये दोबारा से चलाएगा तो इसकी वैल्यू अपडेट हो चुकी होगी, नेम की जगह अब्दुल की जगह रहमान आ चुका होगा, तो ये सारे का सारा प्रोसेस दोबारा चलेगा, जिसकी वजह से हमें यहाँ पर रियल टाइम वैल्यू चेंज होती हुई नज़र आ रही है। ठीक हो गया। यूज स्टेट का कॉन्सेप्ट हमने देख लिया। यूज स्टेट के अंदर हम लोग एक फ़ंक्शन भी पास कर सकते हैं किसी भी वेरिएबल नेम के साथ, वेरिएबल्स भी पास कर सकते हैं, हम लोग इस सारी चीज़ें पास कर सकते हैं। ठीक हो गया। अब हम यहाँ पे इसी के अंदर हम लोग दूसरी जो है वो, अब यहाँ पे दूसरी जो है हम लोग हुक को देखेंगे जो कि हमारे पास है यूज़ इफ़ेक्ट हुक। यूज़ इफ़ेक्ट हुक। ठीक। अब यूज़ इफ़ेक्ट हुक क्या काम करती है, हम लोग इसको भी ज़रा गौर से देखते हैं। हम अपनी डॉक्स को भी साथ साथ देखते हैं कि हम लोगों ने अभी बेसिकली ये प्रॉप्स देख लिए हैं, स्टेट्स देख लिए हैं, ठीक है, ये वाली चीज़ को हम अभी देखते हैं। कैमल केस को हम लोगों ने देख लिया। इवेंट्स इन रिएक्ट टू कैप्चर द वैल्यू हम लोगों ने इसको देख लिया। ऑन चेंज, ऑन क्लिक को भी देख लेते हैं। ठीक हो गया। अब बेसिकली हम यहाँ पे एक दूसरी जो हुक है वो हम देखते हैं कि यूज़ इफ़ेक्ट हुक हमारे लिए क्या काम करती है। तो यूज़ इफ़ेक्ट हुक का जो सेंटेक्स है वो आप इस तरह यूज़ इफ़ेक्ट लिखते हो, पैरेंथेसिस के अंदर आप एक फैट एरो फंक्शन लिखते हो, ठीक है, ये फैट एरो फंक्शन, और यहाँ पे कोमा डाल के आपके पास एक स्क्वेयर ब्रैकेट्स आ जाती हैं। अब यहाँ पे आपने एक चीज़ देखनी है, ठीक है। अब बाज़ात हमारे पास कुछ ऐसी सिचुएशंस आती हैं कि हम लोग कहते हैं कि यार जैसे ही मेरी एप्लीकेशन लोड हो तो मेरे पास कोई ऐसा सेट ऑफ फंक्शन है, कोई ऐसा फंक्शन है जो फ़ौरन एग्जीक्यूट कर देना चाहिए। तो उसके लिए हमारे लिए कौन सी हुक हमारी काम आती है, यूज़ इफ़ेक्ट की हुक काम आती है। फिर से सुनिएगा।
आप लोग यूज़ इफ़ेक्ट की हुक हमारे लिए क्या काम करती है? यूज़ इफ़ेक्ट की हुक हमारे लिए ये काम करती है कि जब भी हमारी एप्लीकेशन रेंडर होती है, रेंडर मतलब वो कंपोनेंट बन जाता है, वो सारी चीज़ें स्क्रीन पे प्रिंट हो जाती हैं, उसके साथ ही जो सबसे पहली चीज़ हमारी चलती है, जो फंक्शन चलती है, वो यूज़ इफ़ेक्ट चलती है। हम इसको डॉक्यूमेंट में भी देख लेते हैं यहाँ पे यूज़ इफ़ेक्ट की। तो हम लोग यूज़ इफ़ेक्ट की यहाँ पे डॉक्यूमेंट्स में देखेंगे तो यूज़ इफ़ेक्ट इज़ बिल्ड टू इन फंक्शन दैट कम्स विद द लाइब्रेरी। अब यहाँ पे देखें, इट ऑटोमेटिकली एग्जीक्यूट व्हेन द कंपोनेंट्स रेंडर। ये कब, जब हमारा कंपोनेंट बन के स्क्रीन पे रेंडर होता है तो ये सबसे पहली जो चीज़ चलती है वो हमारी क्या चलती है? यूज़ इफ़ेक्ट चलती है। ठीक है। अब यूज़ इफ़ेक्ट के अंदर अब इस चीज़ की एग्जांपल को हम लोग देख लेते हैं। यहाँ पे मैं एक कंसोल करवा लेता हूँ। ठीक है, यहाँ पे मैं लिखता हूँ कंसोल डॉट लॉग के अंदर मैं यहाँ पर लिख देता हूँ फर्स्ट कॉल। ठीक है, अब ये देखें, एक हमारे पास यहाँ पे ये फर्स्ट कॉल ठीक हो गया। अब हम लोग इसको देखते हैं कि ये हमारे पास क्या चीज़ें प्रिंट होती हैं। अब मैं यहाँ पे गया, मैंने इसको दोबारा से एंटर हिट मारा तो आप लोग देखें कि यहाँ पे क्या हुआ। ये देखें आपने, यहाँ पे हमारे पास जो है वो यूज़ इफ़ेक्ट जो है वो कॉल हुई है, फर्स्ट कॉल। ये हमारे पास यहाँ पे ये प्रिंट होके आ रही है फर्स्ट कॉल। अच्छा, अब यूज़ इफ़ेक्ट के अंदर अगर मैं इस चीज़ को जो है वो कमेंट आउट कर दूँ, और यूज़ इफ़ेक्ट के अंदर ये जो है हमारे पास जो स्क्वायर ब्रैकेट्स हैं इसको हम लोग बोलते हैं डिपेंडेंसी अरे। अब डिपेंडेंसी अरे का क्या मतलब है? कि डिपेंडेंसी अरे का मतलब है कि जब ये वाले हमारा कंपोनेंट, ये वाला कंपोनेंट रेंडर होगा और अगर डिपेंडेंसी अरे मौजूद होगी तो ये एक ही दफ़ा कॉल होगा। क्या होगा? ये एक ही दफ़ा कॉल होगा। अगर मैं यहाँ पे रिटर्न की स्टेटमेंट लिख दूँ तो एक ही दफ़ा ये क्या होगा? कॉल होगा। तो हम लोग इसको दोबारा से रिफ़्रेश करते हैं तो ये देखें, फ़र्स्ट टाइम ये कॉल होगा, उसके बाद आप जितनी मर्ज़ी यहाँ पे स्टेट्स को चेंज भी कर रहे हैं तो हमारी यूज़ इफ़ेक्ट कॉल नहीं होगी। ठीक हो गया, हमारी यूज़ इफ़ेक्ट जो कॉल है वो, इसको भी जो है फ़िलहाल के लिए मैं कमेंट आउट कर देता हूँ। हम लोग अभी सिर्फ इस चीज़ को देखते हैं। हमारी ये जो है वो कॉल नहीं हो रही। इसको एक दफ़ा मैं आपको ये बताता हूँ ये क्या था। देखें, अब बेसिकली डिपेंडेंसी अरे अगर ख़ाली होगी और अगर आप रिटर्न कर रहे हैं इस तरह से तो ये क्या होगी? डिपेंडेंसी अरे खाली होगी तो जब भी कंपोनेंट आपका चलेगा ये सिर्फ एक ही दफ़ा कॉल होगी। जब कंपोनेंट, अब बेसिकली होता क्या है कि ये अभी ये हमारा जो ये लोकल मशीन के अंदर दो दफ़ा क्यों प्रिंट हो रही है? कि जब ये दो दफ़ा प्रिंट होने की इसकी वजह ये है कि जब हमारा कंपोनेंट माउंट हो रहा था, बन रहा होता है, या कंपोनेंट हमारा डिस्ट्रॉय हो रहा होता है तो ये दोनों टाइम पे यूज़ इफ़ेक्ट कॉल होती है। इस वजह से यहाँ पे हमें दो दफ़ा देखने को मिल रहा था। लेकिन मैंने उसे कह दिया कि जब हमारा कंपोनेंट रेंडर हो तो उसी सिचुएशन में मैंने इस तरह से रिटर्न कर दिया है, उसी सिचुएशन में ये सिर्फ एक ही दफ़ा कॉल होगी। आप इस कॉन्सेप्ट को भी फ़िलहाल छोड़ दें, आप सिर्फ ये कॉन्सेप्ट को देखें कि जब डिपेंडेंसी अरे हमारी खाली होगी तो यूज़ इफ़ेक्ट हमारा एक दफ़ा चलेगा, इरिस्पेक्टिव के जो हमारी सेट स्टेट है वो क्या हमने यहाँ पे देखा था यूज़ इफ़ेक्ट के अंदर, जो हमारी सेट नेम की है वो जब चेंज होता है, हुक चेंज होती है तो कंपोनेंट सारे का सारा दोबारा रेंडर करता है। दोबारा रेंडर करेगा तो ये वाली चीज़ भी चलनी चाहिए, लेकिन डिपेंडेंसी अरे अगर खाली होगी तो ये सिर्फ एक दफ़ा ही चलेगा। ठीक है, अब इसमें जो दूसरा कॉन्सेप्ट है वो क्या है कि अगर आप लोग डिपेंडेंसी अरे नहीं डालते तो क्या होगा? अब ये देखें, ये दो दफ़ा कॉल हुई। ठीक है, अब मैं यहाँ पे जब जब भी स्टेट को चेंज करूँगा मेरी यूज़ इफ़ेक्ट कॉल होती रहेगी। यहाँ पे देखिए ये नंबर आपको शो कर रहा है 3 4 5। अब डिपेंडेंसी अरे ना देने की वजह से हमारे क्या सिचुएशन है कि जब भी मेरी कोई वैल्यू चेंज हो रही है, लेट्स सपोज़ कि आप कहते हो कि यार ये नेम जब जब भी चेंज हो तो तब तक ये यूज़ इफ़ेक्ट जो है वो चलती रहे, क्योंकि मुझे एप्लीकेशन के अंदर कोई ऐसी मेरे पास कोई डाटा है जो मैं हर दफ़ा मंगवाना चाहता हूँ कहीं से, तो डाटा हर दफ़ा जो है वो मेरा आता रहे। तो हम लोग उस स्टेट जब भी चेंज हो तो ये बेसिकली यूज़ इफ़ेक्ट की ये वो वाली कंडीशन है कि आप चाहते हैं कि जब भी मेरी एप्लीकेशन में कोई चेंज आए या मतलब कोई इन यूज़र चेंज कर रहा है तो ये यूज़ इफ़ेक्ट चेंज हो। एक तरीका तो ये हो गया कि अगर उसको बार बार कॉल कराना है, एक हो गया कि डिपेंडेंसी अरे अगर खाली है तब चेंज करवाना है। अब एक तरीका क्या है, डिपेंडेंसी अरे के अंदर हम इसको बाउंड कर देते हैं कि तुमने सिर्फ तभी चलना है जब एक पर्टिकुलर स्टेट चेंज हो। लेट्स सपोज कि मैं ऐसे कहता हूँ कि तुम डिपेंडेंट हो जाओ इस नेम के ऊपर। अब ये यूज़ इफ़ेक्ट हमारा तभी चलेगा जब जब भी नेम के अंदर चेंजेस आएंगे। हम इस चीज़ को देखते हैं। सॉरी, ये अभी नीचे डिक्लेयर कर रहे हैं, हम इसको ऊपर डिक्लेयर करना पड़ेगा। ठीक है,
ये देखें हमारी एप्लीकेशन चल गई है। अब अगर मैं यहाँ पे अब्दुल स्पेस डालूंगा, यूज़ इफेक्ट कॉल हुई, क्यों? क्योंकि नेम चेंज हो गया, नेम के अंदर एक स्पेस ऐड हुई है। यहाँ पे REH रहमान लिखूँगा, जितनी दफ़ा भी चेंज आएंगे इस नेम के अंदर ये फंक्शन अपने आप को एग्जीक्यूट करेगा यूज़ इफेक्ट का। बट अगर मैं इंग्लिश के अंदर जाके कुछ भी लिखूँगा तो आप ये देख रहे हैं चेंज नहीं होगा। तो इस चीज़ को बोलते हैं डिपेंडेंसी। अरे के अंदर मैंने यहाँ पे डिपेंडेंट कर दिया इसको नेम के ऊपर कि ये फंक्शन तब चले जब क्या है, हमारा नेम के अंदर चेंज आ रहा है। तो बेसिकली हमने भी फ़िलहाल हुक्स देख ली हैं कि हमारे पास यूज़ इफ़ेक्ट क्या है, यूज़ स्टेट क्या है। हम लोगों ने ये देख लिया कि हमारे पास प्रॉप्स पासिंग क्या है, और हमने इसके थोड़े से मेजर कॉन्सेप्ट्स को देख लिए हैं। नेक्स्ट जो है वो हम इसके अंदर जो है वो पूरी एप्लीकेशन को कंप्लीट करेंगे, और फिर हम इसके अंदर देखेंगे कि राउटर्स क्या काम करते हैं हमारे लिए, और इसी तरह फिर हम लोग इसके अंदर API कॉलिंग को भी देखेंगे।